ठीक है. सो या regarding the introduction part is over. So basically I started my journey with जो मेरी एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जो जर्नी चालू हुई थी वो पेरिशेबल प्रोडक्ट्स फ्रूट वेजिटेबल से स्टार्ट हुई थी. देन आई स्लोली स्लोली चेंज टू metal product, especially aluminum and steel. And it's been almost more than 7 year मैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहा हूँ, एंड मोर देन 4 years मैं ट्रेनिंग भी दे रहा हूँ. ठीक है. अभी तक मैंने एक्सपोर्ट किया है लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, यूरोपियन मार्केट, एशियन कंट्रीज, मिडल ईस्ट, गल्फ, ये सारे कंट्री में मैंने एक्सपोर्ट किया है. ठीक है. अभी रिसेंटली मैंने साउथ ईस्ट मार्केट भी मैंने एक्सप्लोर किया है. साउथ ईस्ट मीन्स ताइवान में रिसेंटली एक्सपोर्ट किया है. ठीक है. ओके. सो बेसिकली ये जो जितना बड़ा ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट है या फिर फॉरेन ट्रेड है, ग्लोबल ट्रेड है. ठीक है. इसको मैंने डिवाइड किया है 5 स्टेप्स में. ठीक है. जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है प्रोडक्ट सिलेक्शन. ठीक है. मैंने अभी जस्ट देखा है कि काफ़ी लोगों ने प्रोडक्ट सिलेक्ट किया है. ठीक है. काफ़ी लोगों ने प्रोडक्ट सिलेक्ट नहीं किया है. तो ठीक है, जिन्होंने सिलेक्ट किया है कुछ सोच समझ कर ही किया होगा. और जिन्होंने नहीं किया है उनके लिए भी लाइक काफ़ी सारे ऐसे पैरामीटर्स रहते हैं. ठीक है. प्रोडक्ट सिलेक्शन है ना, ऐसा नहीं होता है कि भाई वी आर फ्रॉम ऑरेंज सिटी तो हम ऑरेंज एक्सपोर्ट करेंगे, नासिक से ग्रेप्स एक्सपोर्ट करेंगे. ठीक है. ये प्रोडक्ट सिलेक्शन ऐसा नहीं होता है. प्रोडक्ट सिलेक्शन के काफ़ी सारे पैरामीटर्स रहते हैं, हमको पूरा वो स्टडी करना पड़ता है, हमको नंबर स्टडी करना पड़ता है कि जो प्रोडक्ट आपने सिलेक्ट किया है उसका ग्लोबल डिमांड क्या है, टॉप इंपोर्टिंग कंट्रीज कौन सी है. ठीक है. कितना परसेंटेज से डिमांड ग्रो हो रहा है. ठीक है. वो सारा हमको नंबर स्टडी करना पड़ता है. ठीक है. सो प्रोडक्ट सिलेक्शन ये आपका जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो चालू होगा वो प्रोडक्ट सिलेक्शन से स्टार्ट होगा. ठीक है. प्रोडक्ट सिलेक्शन के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है कंपनी रजिस्ट्रेशन. ठीक है. जो प्रोडक्ट आपने सिलेक्ट किया है उस प्रोडक्ट के हिसाब से आपको फर्म रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा. ठीक है. तो इसमें आप जो है आपका सीए जो है सीए की हेल्प ले सकते हो. एंड या फिर कोई सर्विस प्रोवाइडर होगा, कोई एजेंट होगा, उसके थ्रू भी आप ये सारा प्रोसेस करा सकते हो. ठीक है. वन टाइम प्रोसेस रहता है ये. नेक्स्ट स्टेप काफ़ी इजी है, मार्केट सिलेक्शन. ठीक है. तो मार्केट सिलेक्शन मीन्स आपका कंट्री सिलेक्शन. एक बार आपने प्रोडक्ट सिलेक्ट किया है तो प्रोडक्ट से रिलेटेड. ठीक है. सबसे ज़्यादा डिमांड, सबसे ज़्यादा नीड, सबसे ज़्यादा ग्रोथ किस कंट्री में है वो हमको आइडेंटिफाई करना है. ठीक है. तो ये काफ़ी इजी होता है, बट एक बार मुझे आपको समझा के देना पड़ेगा कि ये कौन सा पोर्टल रहता है, उसको कैसे यूज़ करे, कैसे यूटिलाइज करे, कैसे उसको ऑपरेट करे. ठीक है. विद इन वन सेशन ये आपको समझ में आ जाएगा. सो ये सबसे इजी टास्क होता है ये. ठीक है. जो भी ये 5 स्टेप्स है, 5 स्टेप्स में से सबसे इजी टास्क यही है, कंट्री सिलेक्शन. ठीक है. एंड इसके बाद है जो कंट्री आपने सिलेक्ट किया है उस कंट्री में आपको बायर्स ढूंढना है. तो बायर्स ढूंढने के काफ़ी सारे सोर्सेस होते हैं. ऑनलाइन मेथड है, ऑफलाइन मेथड है, फ्री मेथड है, पेड मेथड है, वो सारे जितने भी अवेलेबल सोर्सेस है सारे हम एक्सप्लोर करते हैं. ठीक है. तो ये भी इजी स्टेप है, बायर आइडेंटिफिकेशन में ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है. ठीक है. आपका जो टाइम जाएगा, जो आपको माइक्रो मैनेजमेंट करना पड़ेगा वो बिजनेस डेवलपमेंट में करना पड़ेगा. ठीक है. एक बार आपको बायर का लिस्ट पूरा मिल गया उसके बाद फिर आपको ये बिजनेस डेवलपमेंट वाली एक्टिविटी स्टार्ट करना पड़ेगा. ठीक है. सपोज कोई XYZ कंपनी है. ठीक है. उस कंपनी में आपको राइट कंसर्न पर्सन ढूंढना पड़ेगा, सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ढूंढना पड़ेगा. ठीक है. उसका क्या प्रोसेस है, कॉल करना पड़ेगा आपको. ठीक है. इंटरनेशनल कॉलिंग काफ़ी कॉस्टली होता है. आप डेली आप 20-30 कॉल करोगे तो काफ़ी कॉस्टली जाएगा. बट कुछ ऐसे प्रोसेस भी है कि मैं आपको बताऊंगा कि आप फ्री में कॉल कर सकते हो. व्हाट्सअप कॉलिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, लैंडलाइन नंबर पर भी आप फ्री कॉल कर सकते हो. ठीक है. कुछ ऐसे प्रोसेस भी है. ठीक है. अगर आप काफ़ी लोग क्या करते हैं कि उनको इंपोर्टर की वेबसाइट मिल जाती है, वेबसाइट पर चले जाते हैं, कॉन्टैक्ट में चले जाते हैं, वहाँ पर ईमेल आईडी मिलता है info@, वाला. ठीक है. info@, में वो ब्लाइंडली मेल शूट करते रहते, 10-12 मेल टाइम टू टाइम वो. बट कुछ रिप्लाई आता नहीं है. ठीक है. ये काफ़ी ट्रेडिशनल मेथड है, ये आजकल इतना यूजफुल नहीं है. जो भी ये मेथड जो रहती है ना ये सब टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है. मे बी वो कुछ 10 साल 12 साल पहले वो यूज़ होता है तब रिप्लाई भी आता है, बट आजकल रिप्लाई नहीं आता है. ठीक है. जो मेथड है वो थोड़ा चेंज होता है, टाइम टू टाइम चेंज होता है. ठीक है. सो ये बिजनेस डेवलपमेंट ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, बट एक बार आपका बिजनेस डेवलपमेंट हो गया, एक्सपोर्ट एक रिकरिंग बिजनेस मॉडल है. ठीक है. एक बार आपको अच्छा बायर मिल गया,
ठीक है, उसने आपको ट्रायल ऑर्डर दिया, आपने ट्रायल ऑर्डर अच्छे से किया, आपने क्वालिटी मेंटेन किया, आपने सर्विस मेंटेन किया, ठीक है, सब कुछ प्रॉपर है, तो डेफिनेटली वो कंटिन्यूस बेसिस पे आपको ऑर्डर देता रहेगा। ठीक है, तो कभी इसमें ऐसा नहीं है कि कभी कभी क्या होता है कि कुछ प्राइजेस वगैरह भी जैसे कुछ कमोडिटी के प्राइजेस है, जैसे अभी रिसेंटली मेरा जो सेक्टर है उसमें ये मेटल प्राइजेस काफ़ी हाइप चल रहे हैं, ठीक है, एल्यूमिनियम हो गया, स्टील हो गया, ठीक है, ऑल मेटल इंडस्ट्री बूमिंग पे, ठीक है। तो कभी कभी क्या हो सकता है कि कुछ जो छोटे बायर्स रहते हैं उनका फिर वो क्या है कि वो अ, जो भी मेरे कस्टमर है उनका मंथली परचेस रहता है, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि भाई प्राइसेस काफ़ी हाई हो जाते हैं तो वो प्राइस सस्टेन नहीं करता है, तो ठीक है, ये महीने में नहीं हुआ तो नेक्स्ट मंथ में हो जाएगा, ठीक है। तो दैट इज द पार्ट ऑफ द प्रोसेस, वो होते रहता है। उसके बाद है डिस्पैच एंड डॉक्यूमेंटेशन। जैसे ही आपका ऑर्डर कंफर्म हो जाता है बायर से, आपका एडवांस, ठीक है, ऑर्डर कंफर्मेशन आ जाता है, अभी आपका काम है मटेरियल को रेडी करना है एंड डिस्पैच स्टार्ट करना है, ठीक है। अब ये जो डिस्पैच एंड डॉक्यूमेंटेशन वाला पार्ट रहता है, डॉक्यूमेंटेशन में एज ए एक्सपोर्टर आपको कुछ ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं बनाने पड़ते, कुछ सिलेक्टेड डॉक्यूमेंट्स ही बनाने पड़ते, काफ़ी इजी होते हैं वो। एंड मोर देन 50% डॉक्यूमेंटेशन आपका CHA, आपका जो कस्टम हाउस एजेंट रहता है वो आपके लिए बनाएगा, ठीक है। सो ओवरऑल ये जो 5 स्टेप्स है इसमें जो सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, एक तो है प्रोडक्ट सिलेक्शन, ठीक है। मैं कुछ फैक्टर्स बताऊंगा, कुछ पैरामीटर्स बताऊंगा प्रोडक्ट सिलेक्शन के, उसको फॉलो करके, ठीक है, आज के टाइम के हिसाब से जो भी वायबल प्रोडक्ट है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। जो बैच होती है एक्सपोर्ट की उसमें 2 सेशन हमारे प्रोडक्ट सिलेक्शन के ऊपर ही रहते हैं, 2 सेशन मार्केट सिलेक्शन के ऊपर रहता है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अदर देन दैट जो भी है पेमेंट टर्म, इनको टर्म जो भी है, हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट को डॉक्यूमेंटेशन, ये सारा तो बेसिक होता ही है, बट सबसे इंपॉर्टेंट है ये जो 5 स्टेप मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाई, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो हमारा मेन फोकस रहेगा प्रोडक्ट सिलेक्शन, मार्केट सिलेक्शन, बायर आइडेंटिफिकेशन, बिजनेस डेवलपमेंट, ठीक है। कंपनी रजिस्ट्रेशन जो है दैट विल बी मोस्टली हैंडल बाय योर सी, आपका जो CA है वो आपको हेल्प करेगा, वो बना के दे देगा, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ सीखने जैसा नहीं है, ये वन टाइम प्रोसेस ही होता है, जो भी सर्विस प्रोवाइडर है उसके थ्रू आपको ये सारा करा के लेना है, ठीक है। एंड डिस्पैच एंड डॉक्यूमेंटेशन में मटेरियल, ठीक है, वो जो आपका मैन्युफैक्चरर सप्लायर है या फिर आप मैन्युफैक्चरर हो तो यू नो बेटर कि मटेरियल को रेडी करना है विद पैकिंग, एंड मटेरियल रेडी होने के बाद आपको लॉजिस्टिक कंपनी को कांटेक्ट करना है, ऐसी लॉजिस्टिक कंपनी जो आपको फ्रेट फॉरवर्डिंग और कस्टम क्लियरेंस की सर्विस दे, ठीक है। रेस्ट उनका काम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, डिस्पैच एंड डॉक्यूमेंटेशन में, ठीक है। इसके बाद है हाउ टू फॉर्म अ कंपनी और फर्म, ठीक है। तो आप स्टार्ट कर सकते हो एज अ प्रोप्राइटरशिप फर्म, या फिर अगर आपका ऑलरेडी कोई फर्म रजिस्टर्ड है तो उसके थ्रू भी आप स्टार्ट कर सकते हो। GST कंपलसरी होता है, GST नंबर कंपलसरी होता है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद है ये करंट अकाउंट, करंट अकाउंट इज मस्ट, ठीक है। तो जो भी है नेशनलाइज या फिर प्राइवेट बैंक से, जो भी टॉप की जो नेशनलाइज प्राइवेट बैंक है वहाँ से आप अपना करंट अकाउंट ओपन कर सकते हो। फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, ठीक है, हम लोग कहते हैं ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस, दैट इज दिस इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, ठीक है। आफ्टर दैट RCMC, रजिस्ट्रेशन का मेंबरशिप सर्टिफिकेट, ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, ये भी आने वाला है। और एक रहता है AD कोड, ऑथराइज डीलर कोड, जिस बैंक में आपका करंट अकाउंट है वहां से आपको AD कोड बनाना पड़ेगा। AD कोड इज नथिंग बट कि आपके कंपनी का नियर बाय पोर्ट पर रजिस्ट्रेशन, दैट इज AD कोड जो कि बैंक बनाती है। उसके बाद अदर डॉक्यूमेंट डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट, टाइप ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। अगर किसी का एग्रो प्रोडक्ट है तो उनको FSSAI लाइसेंस बनाना पड़ेगा, फूड प्रोडक्ट है, प्रोसेस फूड प्रोडक्ट है, या फिर किसी का फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है तो उसके रूल्स डिफरेंट हैं। कोई केमिकल एक्सपोर्ट करना चाहता है तो उसके डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, ठीक है। तो रेस्ट डॉक्यूमेंट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसमें आपको हेल्प करेंगे, आपका CA हेल्प कर सकता है, या फिर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, जिसके बारे में मैं आपको अभी बताऊंगा, वो आपको हेल्प कर सकता है, ठीक है। अभी इतना बड़ा इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, इतना बड़ा ग्लोबल ट्रेड है, ठीक है। मोर देन 180 प्लस 190 प्लस कंट्रीज के बीच में ट्रेड होता है। तो ऐसी ये 4 गवर्निंग बॉडीज है, 4 इंटरनेशनल बॉडीज है जो इंटरनेशनल लेवल पर इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है, ठीक है।
तो टॉप पर आता है आईसीसी, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, हेडक्वार्टर इज इन पेरिस। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिनीवा, वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन ब्रसल्स, यूएन यूनाइटेड नेशन। ठीक है, तो ये चार ऐसी गवर्निंग बॉडी है जो इंटरनेशनल लेवल पर जो भी पेमेंट टर्म्स रहते हैं, जो भी डिलीवरी टर्म्स रहते हैं, जो भी प्रोडक्ट के कुछ कोड रहते हैं, ठीक है, तो ये चार ऐसी गवर्निंग बॉडी है जो ये जो भी मेंबर कंट्री, जैसे इंडिया चारों इंटरनेशनल बॉडी का मेंबर कंट्री, तो जो भी मेंबर कंट्री उनको सबको वो रूल फॉलो करना पड़ता है। ठीक है। उसके बाद है लोकल गवर्निंग बॉडीज। ठीक है। तो टॉप पर आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, बट जो स्पेसिफिकली फॉरेन ट्रेड के लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए है, वो है डीजीएफटी, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, डीजीएफटी। ठीक है। सो इंडिया में इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है डोमेस्टिक लेवल पर, वो डीजीएफटी बनाता है। ठीक है। और जो भी आपका लाइसेंस है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड है, वो सारा डीजीएफटी से के थ्रू ही बनता है। ठीक है। जैसे डीजीएफटी चाहती है कि इंडिया से जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा एक्सपोर्ट बढ़े, और उसके लिए डीजीएफटी काफ़ी सारे ऐसे प्रोमोशनल एक्टिविटीज़ करती है, नए नए, लाइक जो भी नए एक्सपोर्टर है या फिर एक्सपोर्टर को कोई हेल्प चाहिए, या फिर इसके अलावा कुछ डीजीएफटी क्या करता है कि कुछ प्रोडक्ट को बैन भी कर देता है कभी कभी, क्योंकि उसका सप्लाई चेन वो कंट्रोल करना चाहता है। ठीक है, जैसे वीट हो गया। अभी वीट कभी कभी बैन हो जाता है, वीट फ्लोर बैन हो जाता है। क्यों बैन हो जाता है? क्योंकि इसके सबसे बड़े कंज्यूमर हम ही लोग हैं। ठीक है। वीट हो गया, कभी कभी राइस में भी हो जाता है, टेम्परेरी बैन लग जाता है, जस्ट टू यानी सप्लाई चेन कंट्रोल करने के लिए। बट हमने ये सब प्रोडक्ट सिलेक्ट नहीं करना चाहिए, व्हीट राइस जो भी नए नए एक्सपोर्टर है, क्योंकि जो ऑप्शंस है हमारे पास, मोर देन 10,000 डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट हम इंडिया से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है। सो इसीलिए प्रोडक्ट सिलेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और डीजीएफटी क्या करता है कि एक्सपोर्टर को इंसेंटिव्स भी देता है। अगर आपने कोई XYZ पर्टिकुलर प्रोडक्ट आपने एक्सपोर्ट किया है, उसके ऊपर जो भी आपको इंसेंटिव मिलेगा, ठीक है, दो इंसेंटिव मिलता है, ड्यूटी ड्रॉबैक एंड RODTP। अभी वो किस प्रोडक्ट के ऊपर कितना इंसेंटिव रहेगा वो डीजीएफटी डिसाइड करता है। ठीक है। इवन अगर किसी प्रोडक्ट के ऊपर से बैन वगैरह हटाना है, वो भी, इसका भी डिसीजन डीजीएफटी लेता है। सो डीजीएफटी इज एन अपेक्स बॉडी फॉर फॉरेन ट्रेड इन इंडिया। ठीक है। और जैसे मैंने कहा कि डीजीएफटी चाहता है कि, यानी गवर्नमेंट चाहती है कि इंडिया से जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा एक्सपोर्ट बढ़े। ठीक है। और तो इसीलिए डीजीएफटी ने क्या किया कि इंडस्ट्री वाइज एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स बनाए, EPC। ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को स्पाइसेस एक्सपोर्ट करना है, तो स्पाइसेस एक्सपोर्ट करने के लिए स्पाइसेस बोर्ड है। ठीक है। किसी को एग्रो प्रोडक्ट, प्रोसेस फूड एक्सपोर्ट करना है, तो उसके लिए अपेडा है। मरीन प्रोडक्ट के लिए एम्पेडा है। ठीक है। इंजीनियरिंग प्रोडक्ट के लिए इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है। एंड ऐसे काफ़ी सारे एग्जांपल है, फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है। ठीक है। टी बोर्ड है, कॉफ़ी बोर्ड है, रबर बोर्ड है, स्पाइसेस बोर्ड है। ठीक है। सो डीजीएफटी ने क्या किया कि एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए इंडस्ट्री वाइज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स बनाए हैं। ठीक है। तो इनका काम है कि आपको जो भी हेल्प चाहिए, जो भी नॉलेज चाहिए, जो भी आपको, सपोज अगर आपको पता करना है कि सपोज आपको स्पाइसेस एक्सपोर्ट करना हो, सपोज आपको टर्मरिक एक्सपोर्ट करना है, यूएसए में टर्मरिक एक्सपोर्ट करना है, तो यूएसए में क्या क्या सर्टिफिकेशन लगेगा एज पर, यानी क्योंकि क्या है कि यहाँ से तो आप एक्सपोर्ट कर दोगे, बट वहां पर भी, यानी यहाँ से कस्टम क्लियरेंस करने के बाद आप एक्सपोर्ट कर दोगे, बट वहां पर भी यूएसए में भी, यूएस कस्टम में भी उसका कस्टम क्लियरेंस होता है। तो कस्टम क्लियरेंस करने के लिए सर्टेन सर्टिफिकेशन चाहिए। स्पेशली क्या होता है कि जो भी प्रोडक्ट हम कंज्यूम करते हैं, एग्रो प्रोडक्ट हो गया या फिर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हो गया, इसमें ना जो सर्टिफिकेशन वगैरह का क्राइटेरिया ज़्यादा रहता है। ठीक है। मैं मेटल एक्सपोर्ट करता हूँ, तो मेटल में तो इतना कुछ रूल है नहीं। ठीक है। कोई हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट करता है तो उसमें भी कुछ ज़्यादा रूल नहीं है। ठीक है। बट जो हम कंज्यूमेबल प्रोडक्ट है, ठीक है, जो एग्रो प्रोडक्ट है, प्रोसेस फूड प्रोडक्ट है, या फिर स्पाइसेस है, या फिर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है, इसमें सबसे ज़्यादा सर्टिफिकेशन होता है, और वो कंट्री टू कंट्री वैरी होता है। ठीक है। जैसे अगर मुझे कुछ फूड प्रोडक्ट, अगर मुझे गल्फ कंट्री में एक्सपोर्ट करना है, मुझे दुबई में एक्सपोर्ट करना है, ठीक है, तो वहाँ पर आपको हलाल सर्टिफिकेशन देना पड़ेगा। ठीक है। बट अगर वही फूड प्रोडक्ट अगर मुझे यूरोप में एक्सपोर्ट करना है, तो वहाँ पर हलाल सर्टिफिकेशन नहीं चलता है।
ठीक है, वहां पर गैप सर्टिफिकेट चलता है, गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। ठीक है, वही फूड प्रोडक्ट, सेम फूड प्रोडक्ट अगर मुझे यूएसए में एक्सपोर्ट करना है, तो वहां पर ना हलाल चलेगा ना गैप सर्टिफिकेट चलेगा, वहां पर कुछ एफडीए सर्टिफिकेशन चलता है। तो डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के डिफरेंट डिफरेंट रूल्स होते हैं। ठीक है। तो इसका इंफॉर्मेशन आपको कहाँ से मिलेगा? इसका इंफॉर्मेशन आपको एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल से मिलेगा। ठीक है। अगर आपको स्पाइसेस एक्सपोर्ट करना है तो आपका एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल रहेगा स्पाइसेस बोर्ड। तो आप स्पाइसेस बोर्ड को पूछ सकते हो। ठीक है। वहां से आप जो भी क्वेरी है वो आप रिजॉल्व कर सकते हो। तो ये गवर्नमेंट ने इसीलिए इंडस्ट्री वाइज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल बनाया, ताकि जो भी नॉलेज चाहिए, जो भी हेल्प चाहिए ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, इवन आपको सप्लायर का डेटा चाहिए, आपको बायर का डेटा चाहिए, वो भी प्रोवाइड करता है। ठीक है। तो गवर्नमेंट ने जो नॉर्म्स है काफी इजी रखे इसके। ठीक है। और जैसे आप एक्सपोर्ट, किसी भी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के आप मेंबर बन जाते हो, तो फॉर एग्जांपल अगर आपको टर्मरिक एक्सपोर्ट करना है और आप स्पाइसेस बोर्ड के आप मेंबर बन गए, तो स्पाइसेस बोर्ड के आप मेंबर बन गए, तो स्पाइसेस बोर्ड आपको एक सर्टिफिकेट देगा जिसको कहा जाता है रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट। ठीक है। तो हमने ये डिस्कस किया था अभी, ये आरसीएमसी। ठीक है। तो जैसे ही आप किसी भी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के मेंबर बन जाते हैं, तो उस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का आपको आरसीएमसी दिया जाएगा। ठीक है। चलो। तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया इंसेंटिव्स के बारे में कि गवर्नमेंट काफ़ी प्रमोट करती है एक्सपोर्ट को। ठीक है। और प्रमोट करने के लिए, ठीक है, गवर्नमेंट इंसेंटिव्स भी देती है। ठीक है। रिगार्डिंग जीएसटी, ठीक है, अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, इंपोर्ट का अलग है टॉपिक, एक्सपोर्ट का अलग है। अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो गवर्नमेंट आपसे कोई टैक्स नहीं लेती है, कोई जीएसटी नहीं लेती है। ठीक है। जितने भी प्रोडक्ट हम इंडिया से एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, जैसे मैंने बताया कि मोर देन 10,000 डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट हम इंडिया से एक्सपोर्ट करते हैं, तो 99% प्रोडक्ट के ऊपर कोई जीएसटी नहीं है। ठीक है। तो अगर आपने किसी मैन्युफैक्चरर से कुछ परचेस किया है, अगर उसने कुछ जीएसटी लगाया है, ठीक है, तो वो जितना भी जीएसटी आपने पे किया है मैन्युफैक्चरर को, वो आपको रिफंड आ जाता है। ठीक है। इसके अलावा गवर्नमेंट आपको दो इंसेंटिव अलग से देती है। फर्स्ट है ड्यूटी ड्रॉबैक, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, डीबी के ड्यूटी ड्रॉबैक। एंड सेकंड इज RODTEP, रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस पेड ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट। ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट, इट कैन बी डीबी के, इट कैन बी 1%, डीबी के कैन बी 2%, RODTEP कैन बी 2%, 1.5%, डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट। तो ये दोनों इंसेंटिव आपको दिए जाते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कुछ अगर आपका इनवॉइस का वैल्यू आ रहा है, FOB इनवॉइस का वैल्यू आ रहा है 10 लाख रुपीज, ठीक है, एंड उस प्रोडक्ट के ऊपर ड्यूटी ड्रॉबैक है 2%, RODTEP भी है 2%। ठीक है। तो 40,000 रुपीज का गवर्नमेंट एज ए इंसेंटिव आपको दे रही है। ठीक है। 10 लाख के ऊपर आपको जो मार्जिन रहेंगे वो अलग, और गवर्नमेंट के इंसेंटिव अलग। ठीक है। और गवर्नमेंट आपसे कोई टैक्स भी नहीं ले रही है। ठीक है। चलो, उसके बाद आपको स्क्रीन पर दिख रहा है इंपोर्ट इंसेंटिव। ठीक है। गवर्नमेंट इंपोर्ट को इतना सपोर्ट नहीं करती है। ठीक है। और इंपोर्ट के ऊपर काफी सारे टैक्सेस रहते हैं, कस्टम ड्यूटी वगैरह, जीएसटी वगैरह सारा पे करना पड़ता है आपको, इंपोर्ट ड्यूटी जीएसटी सब कुछ पे करना पड़ता है। बट बट गवर्नमेंट ने इंपोर्ट में भी कुछ इंसेंटिव दिए हैं, बट अल्टीमेटली वो एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए दिए हैं। ठीक है। जैसे स्क्रीन पर आपको दिख रहा है ईपीसीजी। ईपीसीजी क्या है कि ये एक लाइसेंस है, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स एक लाइसेंस है। और ये लाइसेंस आपका बनता है डीजीएफटी से, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। ठीक है। सो इसमें क्या है कि जो कैपिटल गुड्स है, जो मशीनरी है, वो आप इंडिया में इंपोर्ट कर सकते हो, जिसके ऊपर कोई इंपोर्ट ड्यूटी, कोई कस्टम ड्यूटी वगैरह आपको देना नहीं पड़ेगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। सपोज अगर आपको कोई प्लांट सेटअप करना, कोई फैक्ट्री सेटअप करना है, ठीक है, एंड उस फैक्ट्री के लिए आपको काफ़ी सारे मशीनरीज चाहिए। ठीक है। वो मशीनरी इंडिया में अवेलेबल नहीं है, या तो है तो काफ़ी हाई प्राइस में अवेलेबल है। तो आप किसी भी फॉरेन कंट्री से, जापान से, चाइना से, जर्मनी से, ठीक है, कोरिया से, वियतनाम से, आप इंडिया में उसको इंपोर्ट करा सकते हो अंडर ईपीसीजी लाइसेंस। अगर आप अंडर ईपीसीजी लाइसेंस इंपोर्ट करते हो, तो गवर्नमेंट को आपको कोई टैक्स देना नहीं है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने 1 CR का मशीनरी इंपोर्ट किया है, अगर आप विदाउट ईपीसीजी लाइसेंस आप इंपोर्ट कर रहे हो, तो हो सकता है कि उसके ऊपर 30% टोटल टैक्स जा सकता है।
ठीक है, जीएसटी इंपोर्ट ड्यूटी सब कुछ पकड़ के फॉर एग्जांपल 30% है, 30 लाख रुपीज गवर्नमेंट को आपको टैक्स देना पड़ेगा। बट अगर आप ईपीसीजी लाइसेंस के थ्रू आप मशीनरी इंपोर्ट करते हो तो वो 30 लाख रुपीज गवर्नमेंट को आपको देना नहीं पड़ेगा। बट गवर्नमेंट की एक कंडीशन है, डीजीएफटी की एक कंडीशन है, उसको फुलफिल करना पड़ेगा। कंडीशन क्या है कि जितना भी टैक्स आप बचा रहे हो, ये केस में ये जो एग्जाम्पल है इसमें आप 30 लाख रुपीज टैक्स बचा रहे हो, गवर्नमेंट को पे नहीं कर रहे हो। तो गवर्नमेंट ये कह रही है कि ये 30 लाख रुपीज आप हमको पे मत कीजिए, बट इसके अगेंस्ट में हमारी एक कंडीशन फुलफिल कीजिए। अभी कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि जितना भी टैक्स आपने बचा है मल्टीप्लाई बाय 6, यानी 1.8 CR। तो गवर्नमेंट आपसे ये कह रही है कि आप 1.8 CR का आप हमको एक्सपोर्ट शो करो इन 6 ईयर। ठीक है, यानी जो मशीनरी से जो जो भी फिनिश गुड निकलेगा, ठीक है, उसका आप हमको एक्सपोर्ट शो करो 6 साल के अंदर अंदर। उसकी कंबाइन वैल्यू होना चाहिए, यानी जितने भी आप इन्वॉइसेस में आप एक्सपोर्ट करोगे, कंबाइन वैल्यू होना चाहिए मोर देन 1.8 CR। अगर आप गवर्नमेंट को 1.8 CR का एक्सपोर्ट शो करते हो, ठीक है, तो फिर आपका जो ये फाइल है वो 30 लाख वाला क्लोज हो जाएगा। ठीक है। सेकंड है एडवांस लाइसेंस, एडवांस ऑथोराइजेशन लाइसेंस, ये भी डीजीएफटी से बनता है। ठीक है। इसमें आप क्या कर सकते हो कि जो रॉ मटेरियल है वो आप इंपोर्ट कर सकते हो, उसके ऊपर आपको गवर्नमेंट को कोई टैक्स देना नहीं है। ठीक है। बट जो रॉ मटेरियल से जो भी फिनिश गुड निकलेगा वो आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट ही करना है। ठीक है। और इसकी भी एक कंडीशन है कि आप जो भी आपका फिनिश गुड बनेगा उसमें 15% का, मिनिमम 15% का वैल्यू एडिशन होना चाहिए। ठीक है। तो ये कंडीशन है इसकी। तो गवर्नमेंट इंपोर्ट में जो इंसेंटिव दे रही है वो अल्टीमेटली एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए दे रही है। ठीक है। चलो, इसके अलावा इंपोर्ट एक्सपोर्ट में काफ़ी सारे इनको टर्म्स, इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स, या फिर इसको डिलीवरी टर्म्स कहिए, और पेमेंट टर्म्स भी होते हैं। ठीक है। इनको टर्म्स यानी क्या होता है? डिलीवरी टर्म्स। ठीक है। तो सपोज फॉर एग्जांपल अगर आपका फैक्ट्री नासिक में है, ठीक है, और आपका इंपोर्टर है दुबई में, ठीक है, सो जो मटेरियल आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो, ठीक है, आपके फैक्ट्री से लेके दुबई में जो इंपोर्टर का फैक्ट्री वेयर हाउस है वहां तक, तो बीच में काफ़ी सारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रहेगा। मुंबई पोर्ट चार्जेस आएंगे, दुबई पोर्ट चार्जेस आएंगे, दुबई पोर्ट में इंपोर्ट ड्यूटी कस्टम क्लियरेंस भी आ जाएगा, फिर दुबई पोर्ट से उसके फैक्ट्री वेयर हाउस तक का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और ऐड हो जाएगा, अनलोडिंग चार्जेस भी ऐड हो जाएंगे। तो ये जो कॉस्ट है, ये जो बीच में जो नासिक से लेकर दुबई तक का जो ट्रांसपोर्टेशन क्लियरेंस, कस्टम क्लियरेंस, पोर्ट चार्जेस, जो भी चार्जेस आ रहे हैं, वो कौन बेयर करेगा? ये डिफाइन करता है इनकोटम। ठीक है। तो अगर आपका इनकोटम है एक्स वर्क नासिक, इसका मतलब ये डिफाइन क्या करता है, एक्स वर्क नासिक डिफाइन क्या करता है कि ये बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इंपोर्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नासिक में जो आपका फैक्ट्री वेयर हाउस है वहां से मटेरियल को परचेस करके वो दुबई फैक्ट्री तक लेके जाएंगे, दुबई वेयर हाउस तक उसके लेके जाएगा। ठीक है। तो जो भी कॉस्ट इन्वॉल्व होता है नासिक से लेके मुंबई पोर्ट तक, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, मुंबई पोर्ट के चार्जेस, ठीक है, फिर मुंबई पोर्ट से दुबई पोर्ट तक ओशन फ्रेट, ठीक है, फिर दुबई पोर्ट पर जो भी कस्टम क्लियरेंस है, इंपोर्ट ड्यूटी, वो प्लस दुबई पोर्ट से उसके फैक्ट्री वेयर हाउस तक, ये जो भी कॉस्ट है वो सारा इंपोर्टर के अकाउंट में रहेगा। तो जो भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, जो भी पोर्ट चार्जेस है, जो भी क्लियरेंस चार्जेस है, ठीक है, वॉट एवर इट इज, ये सारा इंपोर्टर के अकाउंट में रहेगा, वो बेयर करेगा। ठीक है। वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो ये डिफाइन करता है। ठीक है। सिमिलरली एक और इनको टर्म रहता है एफओबी, फ्री ऑन बोर्ड। फ्री ऑन बोर्ड में क्या होता है कि एज अ एक्सपोर्टर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि नासिक में जो आपका फैक्ट्री वेयर हाउस है वहां पर आपको ट्रक लगाना पड़ेगा। ठीक है। वो ट्रक जाएगा मुंबई पोर्ट तक, वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऐड हो गया, प्लस मुंबई पोर्ट के चार्जेस रहेंगे, ट्रक में से माल बाहर निकलेगा, और जो कंटेनर बुक हुआ है उस कंटेनर के अंदर लोडिंग होगा। ठीक है। इसके अलावा कस्टम क्लियरेंस के चार्जेस होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन होता है, दो चार और चीज़ें रहती है, टर्मिनल हैंडलिंग चार्जेस होता है। ठीक है। फिर फाइनली आपके कंटेनर को उठा के शिप के ऊपर ऑन बोर्ड कर दिया जाता है, फ्री ऑन बोर्ड, दैट इज एफओबी, एफओबी नवा शाह पोर्ट मुंबई। तो यहाँ तक का जो भी कॉस्ट है, जो भी रिस्क है, जो भी इंश्योरेंस है, वो एक्सपोर्टर के अकाउंट में रहेगा। तो आपका जो इनवॉइस बनेगा, एफओबी इनवॉइस जो बनेगा, उसमें आपको ये सारी चीजें ऐड करना है, कॉस्ट ऑफ योर प्रोडक्ट,
ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, पोर्ट चार्जेस, वो सारा आपको कॉस्टिंग में ऐड करना है। तो सपोज अगर आपका फैक्ट्री प्राइस यानी एक्स वर्क प्राइस आपका आ रहा है 100 रुपीज़ पर केजी, तो आपका एफओबी चले जाएगा 110 रुपीज़ पर केजी। ठीक है, 107 रुपीज़ पर केजी, 112 रुपीज़ पर केजी, डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट, डिपेंडिंग ऑन द क्वांटिटी। सिमिलरली लास्ट इनकोटा में डीडीपी, डिलीवर ड्यूटी पेड। ठीक है, इसमें एक्सपोर्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि दुबई में जो इंपोर्टर का फैक्ट्री वेयर हाउस है वहां तक अनलोड करके देना, वहां तक पहुंचा के देना और अनलोडिंग भी करके देना। तो बीच में जो भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, ओशन फ्रेट है, पोर्ट चार्जेस है, इंपोर्ट ड्यूटी है दुबई पोर्ट में, वो सारा एक्सपोर्टर को बेयर करना पड़ेगा। सो आपको आपका जो इनवॉइस बनेगा, डीडीपी वाला इनवॉइस बनेगा, वो बनेगा 140 रुपीज़ पर केजी का, क्योंकि ये सारा आपको कॉस्ट ऐड करना पड़ेगा ना। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, पोर्ट चार्जेस, ये सारा ऐड करना पड़ेगा आपको। तो इनकोडम ये डिफाइन करता है कि भाई कॉस्ट, रिस्क, डिलीवरी, जो भी इंश्योरेंस है, जो भी इंपोर्ट ड्यूटी है, वो कौन बेयर करेगा, इंपोर्टर करेगा, एक्सपोर्टर करेगा। तो ये इनकोडम डिफाइन करता है। ठीक है, इसके बाद पेमेंट टर्म्स। तो ये बेसिकली ये चार टाइप के पेमेंट टर्म्स होते हैं। फर्स्ट है एडवांस पेमेंट टर्म, जो कि सबसे सेफ है एक्सपोर्टर के लिए। एडवांस पेमेंट टर्म में भी टाइप्स आते हैं, या तो रहेगा फुल एडवांस 100% एडवांस, या तो रहेगा पार्शियल एडवांस 30% एडवांस, 50% एडवांस, 70, ठीक है, 60% एडवांस बैलेंस। आप ले सकते हो बिफोर डिस्पैच फ्रॉम द फैक्ट्री वेयर हाउस, या फिर आप ले सकते हो अगेंस्ट एलसी, या फिर अगेंस्ट कैनबीएल, ये कुछ टाइप्स होते हैं उसके। ठीक है, पेमेंट टर्म्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है। सो अभी तक जितने भी उद्योग वर्धनी के जितने भी सक्सेसफुल स्टूडेंट है, ठीक है, आई थिंक सभी ने 100% एक्सपोर्ट में काम किया है, फर्स्ट ऑर्डर से। ठीक है, उसके बाद है एलसी, लेटर ऑफ क्रेडिट। एलसी भी सेफ पेमेंट टर्म होता है, एक टाइप का बैंक गारंटी जैसा रहता है। इसमें इंपोर्टर का जो बैंक है वो एक्सपोर्टर को गारंटी देता है कि भाई हम आपको पेमेंट करेंगे। यानी एलसी में इंपोर्टर पेमेंट नहीं करता है, इंपोर्टर का बैंक आपको पेमेंट करता है। और इंपोर्टर के बैंक को क्या चाहिए, इंपोर्टर के बैंक को चाहिए डॉक्यूमेंट्स। जो भी एलसी में जो एक कॉन्ट्रैक्ट रहता है, उसमें जो भी डॉक्यूमेंट मेंशन किए गए हैं, ठीक है, वो सारे डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना पड़ेगा इंपोर्टर के बैंक को, आपके बैंक के थ्रू इंपोर्टर के बैंक को। इंपोर्टर की बैंक आपको जो पेमेंट करेंगी वो डॉक्यूमेंट देखने के बाद पेमेंट करेगी। ठीक है, तो एलसी भी सेफ है। उसके बाद है डीपी कैड, डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट, कैश अगेंस्ट डॉक्यूमेंट। तो डीपी और कैड ये भी एक लाइक इतना सेफ नहीं है, इसका जो प्रोसेस रहता है एलसी जैसा ही प्रोसेस रहता है। बट इसमें क्या है कि इंपोर्टर को आना पड़ता है इंपोर्टर के बैंक में और उनको डॉक्यूमेंट परचेस करना पड़ता है। ठीक है, तो थोड़ा रिस्की पेमेंट हम रहता है ये। ठीक है, और डीए सबसे ज्यादा रिस्की पेमेंट हम होता है, डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट एक्सेप्टेंस। ये बेसिकली क्रेडिट क्रेडिट डेज वाला पेमेंट हम होता है, 30 डेज डीए, 60 डेज डीए। ठीक है, ये थोड़ा उधारी वाला पेमेंट है, रिस्की पेमेंट होता है। बट गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट को इतना सेफ किया है, ठीक है, जो एक जो ये पेमेंट टर्म का जो रिस्क फैक्टर होता है उसको भी हम रिस्क को कंप्लीटली मिटा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपका बायर आपको कह रहा है कि भाई हमको 60 दिन का उधारी चाहिए, 60 डेज का क्रेडिट चाहिए, ओपन क्रेडिट। ठीक है, तो गवर्नमेंट के कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन भी है, अगर आप उनका इंश्योरेंस ले ले तो पेमेंट वाला इंश्योरेंस ले ले तो पेमेंट वाला इंश्योरेंस भी होता है इसमें। ठीक है, वो जो एक इंश्योरेंस रहता है आपका, जो प्रोडक्ट रहता है उसका इंश्योरेंस रहता है। ठीक है, मरीन इंश्योरेंस हो गया अगर आप बाई सी एक्सपोर्ट कर रहे हो, एयर इंश्योरेंस हो गया अगर आप बाय एयर एक्सपोर्ट कर रहे हो, अगर कुछ डैमेज वैमेज हो जाता है, कुछ भी हो जाता है तो वो इंश्योरेंस में कवर हो जाता है। बट एक इंश्योरेंस रहता है पेमेंट का इंश्योरेंस, पेमेंट नहीं आया तो। ठीक है, डोमेस्टिक जो ट्रेड होता है उसमें ये सब नहीं होता है। बट इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए गवर्नमेंट के कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन भी है। ठीक है, इन शॉर्ट, इन सिंपल वर्ड, अगर इंपोर्टर ने पेमेंट नहीं दिया आपको, ठीक है, अगर 30 दिन का उधारी है, 30 दिन उधारी होने के बाद भी अगर इंपोर्टर ने पेमेंट नहीं दिया तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको पेमेंट करेगी। इतना सेफ है एक्सपोर्ट। ठीक है, तो अभी वो क्या है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, क्या प्रोसेस है, थोड़ा, ठीक है, दैट इज द पार्ट ऑफ द जो हमारा बैच होता है उसमें डिस्कस किया जाता है ये सब। ठीक है।
उसके बाद है इंटरनेशनल लॉजिस्टिक। लॉजिस्टिक काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, फिजिकली जो भी एक्सपोर्ट होता है वो, अगर आप बाई सी एक्सपोर्ट करोगे तो कंटेनर में ही जाएगा। कंटेनर के दो टाइप्स होते हैं मोस्टली, 20 फीट 40 फीट। 40 फीट हाई क्यूब भी रहता है और भी एक दो टाइप रहते हैं, बट नॉर्मली 20 फीट एंड 40 फीट ज़्यादा यूज़ किया जाता है। 20 फीट आने क्या हो गया कि इसका लेंथ 20 फीट हो गया, 40 फीट आने इसका लेंथ 40 फीट हो गया। ठीक है, तो उसके भी कुछ रूल होते हैं कि कितना ग्रॉस वेट आप 20 फीट में, 20 फीट कंटेनर में आप स्टफ कर सकते हो, कितना ग्रॉस वेट आप 40 फीट कंटेनर में स्टफ कर सकते हो। उसके भी कुछ लिमिटेशंस है, उसके भी कुछ रूल्स है। ठीक है, शिपिंग लाइन के रूल्स रहते हैं बेसिकली, तो उसको फॉलो करना पड़ता है, उनके जो नॉर्म्स है उसको फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, अभी काफी लोगों को ऐसा लगता है कि भाई जो एग्रो प्रोडक्ट रहते हैं वो कंटेनर में कैसे जाएंगे। ठीक है, क्योंकि उसका नेचर पेरिशेबल होता है, अगर वो कंटेनर में चला जाएगा तो उसकी लाइफ। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि एक एक रहता है रेफर कंटेनर। रेफर कंटेनर जिसमें टेम्परेचर एंड मॉइस्चर दोनों कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर किसी को अनियन एक्सपोर्ट करना है, ठीक है, तो अनियन एक्सपोर्ट करने के लिए आपको कंटेनर के अंदर जो 40 फीट का जो कंटेनर रहेगा रेफर कंटेनर, उसमें आपको टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा, एटलीस्ट आई थिंक 5 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आपको ग्रेप्स एक्सपोर्ट करना है यूरोप में, ठीक है, 30-35 डेज का ट्रांजिट टाइम रहता है। ठीक है, 30-35 डेज तक वो खराब नहीं होना चाहिए, होता भी नहीं है, क्योंकि वो टेम्परेचर मॉइस्चर कंट्रोल किया जाता है। ग्रेप्स एक्सपोर्ट करने के लिए 1 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस मेंटेन किया जाता है कंटेनर के अंदर। ठीक है, चलो उसके बाद शिपिंग कंपनी चार्जेस, एयरलाइन चार्जेस। अगर आप बाई सी एक्सपोर्ट कर रहे हो वो केस में शिपिंग कंपनी चार्जेस रहेगा, बाय एयर एक्सपोर्ट कर रहे हो तो एयरलाइन के चार्जेस रहेगा। एक रहता है ब्रेक बल्क। ब्रेक बल्क यानी क्या है कि जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज है, टाटा जेएसडब्ल्यू है, वो कंटेनर में एक्सपोर्ट नहीं करती है, वो पूरा का पूरा वेसल में एक्सपोर्ट करती है, पूरा ब्रेक बल्क में एक्सपोर्ट करती है वो। ठीक है, टाटा जेएसडब्ल्यू, इवन जो फोर व्हीलर वगैरह इंडिया से एक्सपोर्ट होती है, मारुति सुजुकी भी काफ़ी एक्सपोर्ट करती है, महिंद्रा टाटा ये फोर व्हीलर भी एक्सपोर्ट करती है, तो ये सीधा ब्रेक बल्क भी नहीं जाता है, वो कंटेनर के अंदर नहीं जाता है वो। ठीक है, चलो उसके बाद हम कस्टम प्रोसेस देख लेंगे। सो इंडिया का कोई भी रिसोर्सेस आप फॉरेन कंट्री में आप एक्सपोर्ट करते हो तो वो विदाउट कस्टम क्लियरेंस इंडिया के बाहर जा नहीं सकता है। ठीक है, सो जैसे ही आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, सेकंड पॉइंट पे आप फोकस करो, जैसे आप एक्सपोर्ट करोगे तो जो पोर्ट है, नवा शाह पोर्ट मुंबई हो गया, या फिर आप एयरपोर्ट से एक्सपोर्ट कर रहे हो, बाय एयर एक्सपोर्ट कर रहे हो, या फिर सहार एयरपोर्ट मुंबई से आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो पहले वहाँ पर उसका कस्टम क्लियरेंस होता है। ठीक है, कार्गो का चेकिंग होता है, सब कुछ डॉक्यूमेंटेशन होता है, गवर्नमेंट के साथ रिकॉर्ड कीपिंग होता है। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें होती है, तो वो कस्टम क्लियरेंस का प्रोसेस होने के बाद जो पोर्ट है वहाँ का जो कस्टम है वो आपको एक डॉक्यूमेंट देता है जिसको कहा जाता है शिपिंग बिल। एक बार आपको शिपिंग बिल मिल गया तो आप इंडिया का बाहर उसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। सिमिलरली अगर आपको इंडिया में कुछ इंपोर्ट करना है, ठीक है, तो इंडिया में भी जैसे आप मुंबई पोर्ट में आपने इंपोर्ट किया उसको, ठीक है, तो मुंबई पोर्ट में सबसे पहले उसका कस्टम क्लियरेंस होगा। ठीक है, सारा रिकॉर्ड कीपिंग होगा गवर्नमेंट के साथ। ठीक है, जो भी इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह है वो सब, जीएसटी वगैरह वो सब, सारी फॉर्मेलिटी होने के बाद फिर आपको बिल ऑफ एंट्री दिया जाता है। ठीक है, जैसे ही बिल ऑफ एंट्री आपको मिल जाता है उसके बाद आप पोर्ट के बाहर कंटेनर को लेके जा सकते हो। ठीक है, और ये जो एक्टिविटी रहती है पोर्ट पोर्ट वाली जो एक्टिविटी रहती है ये आपको नहीं करना है, आप कर भी नहीं सकते हो। ठीक है, ये आपके बिहाफ में आपका सीएचए करता है, कस्टम हाउस एजेंट। इनके पास लाइसेंस होता है कस्टम क्लियरेंस करने का। ठीक है, तो ऑन बिहाफ ऑफ एक्सपोर्टर या फिर ऑन बिहाफ ऑफ इंपोर्टर आपका सीएचए पोर्ट की सारी एक्टिविटीज करता है। ठीक है, उसके बाद है बिल ऑफ लेडिंग। ये काफी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जो कि शिपिंग लाइन आपको देती है, जिनके वेसल्स रहते हैं। ठीक है, बिल ऑफ लेडिंग, तो ये बिल ऑफ लेडिंग ये बाय डिफॉल्ट एक्सपोर्टर के पास आता है, बट ये आपको इंपोर्टर को कुरियर करना पड़ता है। ठीक है, तो इसका काफी इंपॉर्टेंस होता है, ये पेमेंट टर्म में काफी जो बैलेंस पेमेंट टर्म वगैरह लेना है उसके लिए काफी काम में आता है ये। ठीक है, इवन जो एलसी के डॉक्यूमेंट्स रहते हैं उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बीएल ही रहता है। ठीक है, बीएल इन केस ऑफ बाय सी, अगर आप बाय एयर एक्सपोर्ट करोगे तो एयरवे बिल रहता है, एंड अगर आप बाय रोड एक्सपोर्ट करते हो तो एलआर कॉपी रहता है। उसके बाद है कस्टम ड्यूटी। एक्सपोर्ट के ऊपर 99% प्रोडक्ट के ऊपर कोई कस्टम ड्यूटी नहीं है।
इंपोर्ट के ऊपर है, ठीक है, और डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट, इट कैन बी 0% ऑल्सो, इट कैन बी 10%, इट कैन बी 2%, इट कैन बी 50%, इट कैन बी 125% ऑल्सो, डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट, इंपोर्ट के केस में बता रहा हूँ, ठीक है। सो एज अ एक्सपोर्टर, आपका जो इंपॉर्टेंट टास्क है, ठीक है, आपको क्या करना है, एक अच्छा प्रोडक्ट आपको सिलेक्ट करना है, सिलेक्टिंग अ गुड लो कॉम्पिटिटिव एंड द हाई मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है। इट शुड बी न्यू, यूनिक, ट्रेंडिंग, वैल्यू एडेड, सबसे इंपॉर्टेंट यही है प्रोडक्ट सिलेक्शन। उसके बाद है शॉर्टलिस्ट द टारगेट कंट्रीज, सबसे इंपॉर्टेंट टास्क होता है ये। उसके बाद है आइडेंटिफाइंग एंड वेरीफाइंग द बायर, ठीक है, जो भी आपने कंट्री टारगेट किया उस कंट्री में आपको बायर्स ढूंढना है, उनको वेरीफाई भी करना है, वो जेन्युइन है फ्रॉड है वो भी वेरीफाई करना है, ठीक है, उनसे इंक्वायरी जनरेट करना है, ठीक है। इंक्वायरी आने के बाद फिर आपको कॉस्टिंग भी करना पड़ेगा, ठीक है। ये कॉस्टिंग काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि जो फर्स्ट जो आपका जजमेंट आता है वो आप रेट क्या दे रहे हो, ठीक है। काफी लोग है ना इसमें, जो नए नए एक्सपोर्टर है इसमें थोड़ा वो ये हो जाते हैं, कॉस्टिंग आती नहीं है बराबर, तो इसलिए कॉस्टिंग के ऊपर एक अलग से सेशन रखा है, ठीक है। एफओबी कॉस्टिंग कैसी की जाए, सीएफ कॉस्टिंग कैसी की जाए, जो भी इनकोडम बेस्ड कॉस्टिंग है, क्योंकि जो जजमेंट आता है वो रेट के ऊपर आता है सबसे पहले, ठीक है। आपका फिर रेट भी अच्छा हो गया तो एक सैंपल देना पड़ेगा उसको, ठीक है। वो सामने से कहेंगे कि भाई हमको ठीक है रेट आपका अच्छा है, हमको सैंपल टेस्ट करना है। सैंपल भी आपका अच्छा निकल गया, फिर उसके बाद एक ट्रायल ऑर्डर देगा। ट्रायल ऑर्डर आपने अच्छे से कंप्लीट कर लिया, उसके बाद फिर आपका जो बिजनेस है वो डेवलप हो जाएगा, उसके बाद जो है रिकरिंग आपको ऑर्डर आते रहेंगे, ठीक है। प्रिपेयरिंग प्री एंड पोस्ट शिपमेंट डॉक्यूमेंट, ठीक है। सो जैसे मैंने कहा था कि एज अ एक्सपोर्टर आपको कुछ सिलेक्टेड डॉक्यूमेंट्स ही बनाने पड़ते हैं, ठीक है। मोर देन 50% डॉक्यूमेंट आपका सीएचए आपके लिए बनाता है, ठीक है। चलो। ओके। यस यस, थैंक यू सो मच शुभम राव सर फॉर वंडरफुल गाइडेंस। एंड सर ने बेसिकली राइट फ्रॉम प्रोडक्ट सिलेक्शन से लेके कैसे एक्सपोर्ट करना है, प्रोसेस क्या है, कौन सी गवर्नमेंट बॉडीज इन्वॉल्व होती है, वो सब की चीजों के बारे में गाइड किया है, क्या क्या गवर्नमेंट के बेनिफिट्स है, वो सब पे गाइड किया है। अभी हम आपके मन में जो भी क्वेश्चंस है, आप प्लीज आपके क्वेश्चंस चैट बॉक्स पे डालिए। मैं आपके सारे क्वेश्चंस वन बाय वन कवर करूंगा। सो आप चैट बॉक्स पे होस्ट श्रीराम सिलेक्ट करके आपके क्वेश्चंस पूछे, मैं आपके सारे क्वेश्चंस वन बाय वन कवर करूंगा। एंड इस पे जैसे ये जो आज का जो वेबिनार है, इस पे हमारा इन डेप्थ प्रोग्राम होता है इस 3 वीक्स पे। आप जैसे सर ने भी बताया कि इस पे हमारा एक 3 वीक्स का इन डेप्थ प्रोग्राम है, जहाँ पे हम आपको शुरुआत प्रोडक्ट सिलेक्शन से लेके अलग अलग कंट्रीज के साथ इंडिया के क्या टाइप्स है, कैसी फॉर्म बनाए, डीजीएफटी के लाइसेंस क्या है, ये सारी चीजें हम आपको इन डेप्थ इस प्रोग्राम में गाइड करते हैं। एंड इससे आप डेफिनेटली 100% इसमें एक्सपोर्टर आप बन सकते हो या इंपोर्टर बन सकते हो। एंड आपके पेमेंट टर्म्स क्लियर होंगे, आपको कौन सा प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है, कौन से कंट्री में करना है, बायर कैसे ढूंढना है, ये सारी चीजें हम आपको इन डेप्थ इस प्रोग्राम के द्वारा गाइड करते हैं। और हमारा एक कम्युनिटी है जहाँ पे हमारे सारे एक्सपोर्टर्स एंड इंपोर्टर्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए भी, तो आपको वो भी सपोर्ट इस प्रोग्राम के द्वारा मिलता है। सो अभी आपके मन में जो भी क्वेश्चंस है, आप क्वेश्चंस वन बाय वन पूछे, मैं आपके सारे क्वेश्चंस कवर करूंगा। ओके। सो फर्स्ट क्वेश्चन है कि सर एडवांस मतलब कैसे सिक्योर कर सकते हैं? एडवांस पेमेंट, यू मीन टू से एडवांस पेमेंट कैसे मिल सकता है? हाँ। ठीक है, सो बेसिकली क्या है कि अगर आप न्यू एक्सपोर्टर हो और आप किसी के साथ फर्स्ट टाइम आप काम कर रहे हो, तो अगर उसका रिक्वायरमेंट अगर फुल कंटेनर का है, फुल कंटेनर के केस में इट्स डिफिकल्ट टू गेट एडवांस पेमेंट। बट अगर आप स्मॉल क्वांटिटी में आप एक्सपोर्ट करते हो, अगर उसका रिक्वायरमेंट है, अगर मैं वैल्यू में अगर बताऊँ तो 1 लाख 2 लाख रुपीज़ या फिर 60,000 75,000 का इन्वॉइस अमाउंट है, ठीक है। सो आपके लिए इजी है कन्विंस करना बायर को, क्योंकि क्या है कि अगर आप उसको कहोगे कि सर आप अभी 50% एडवांस दे दो, बैलेंस 50% बिफोर डिस्पैच, तो क्या होता है कि उसको 2 बार पेमेंट करना पड़ेगा, 2 बार पेमेंट करेंगे, 2 बार बैंकिंग की चार्जेस वगैरह वो सब ऐड हो जाएंगे। तो अगर क्वांटिटी कम है, ठीक है, इनवॉइस का अमाउंट कम है, सो वो केस में आप इजीली कन्विंस कर सकते हो 100% एडवांस के लिए, ठीक है। सो अभी तक जितने भी स्टूडेंट है
उद्योग वर्धन ही किया अभी तक जिन्होंने भी एक्सपोर्ट किया है। ठीक है, उन्होंने स्टार्ट स्मॉल क्वांटिटी से ही किया है। तो स्मॉल क्वांटिटी से किया तो उनको इजीली, यानी इजीली उन्होंने कन्विंस किया बायर को 100% एडवांस के लिए। ठीक है। राइट। अगला है कि सर रॉ अगरबत्ती एक्सपोर्ट कैसे करे, या उसका मार्केट है क्या? रॉ अगरबत्ती, रॉ मीन्स रॉ, समझा नहीं। रॉ यानी कैसा कि बैम्बू स्टिक आई और थिंक पैकेजिंग नहीं होगा मेरे हिसाब से। विदाउट पैकेजिंग। हाँ। हाँ, अगरबत्ती का भी मार्केट काफ़ी है, काफ़ी बड़ा है। बट क्या होता है कि अगरबत्ती में जो यूज़ होता है बैम्बू स्टिक्स, वो वियतनाम चाइना से इंपोर्ट होता है। ठीक है। मैंने काफ़ी ये देखा है साउथ में, स्पेशली ये बैंगलोर में मैंने देखा है कि जो भी अगरबत्ती के मैन्युफैक्चर है, छोटा मैन्युफैक्चर भी, वो महीने के 4 कंटेनर, 40 फीट के 4 कंटेनर वो इंपोर्ट करता है। जस्ट वो स्टिक, ओनली स्टिक, बैम्बू स्टिक रहता है, वो इंपोर्ट करता है। एंड वो डोमेस्टिक मार्केट, उनका मैक्सिमम जो सेल होता है वो डोमेस्टिक में होता है, बट वो एक्सपोर्ट भी करते हैं। ठीक है। हम्म। जो गल्फ कंट्री में भी एक्सपोर्ट होता है, मोस्टली यूके यूरोप मार्केट में भी एक्सपोर्ट होता है। तो अगरबत्ती का डेफिनेटली मार्केट है, एक्सपोर्ट का मार्केट है। करेक्ट करेक्ट, यस। अब इनफैक्ट मैं रिसेंटली अभी कुछ कंट्रीज में गया था मैं, एशियन कंट्रीज में। एंड मैंने वहां पे देखा कि अगरबत्ती के ऐसे आजकल स्ट्रीट वेंडर्स खड़े हो रहे हैं। स्ट्रीट वेंडर्स अगरबत्ती बेच रहे हैं, क्योंकि फॉरेन में कैंडल्स का बहुत ट्रेंड है। कैंडल्स, सेंटेड कैंडल्स का ट्रेंड है, बट आज वो ट्रेंड जो है सेंटेड कैंडल से अगरबत्ती पे शिफ्ट हो रहा है। मैंने पर्सनली इसके बहुत स्ट्रीट वेंडर्स देखे एशियन कंट्रीज में। सो यस, इट्स अ वेरी ट्रेंडिंग प्रोडक्ट। नेक्स्ट है कि सर, व्हाट इफ द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज हैम्पर्ड ड्यू टू शिपिंग कंडीशंस? हाँ, तो इसी के लिए मैंने सेशन में भी बताया था कि एक इंश्योरेंस रहता है। अगर आप बाय सी एक्सपोर्ट करोगे तो वो केस में आपको मरीन इंश्योरेंस बनाना पड़ेगा। अगर आप बाय एयर एक्सपोर्ट करोगे तो वो केस में एयर इंश्योरेंस भी रहता है। ठीक है। तो ड्यू टू एनीथिंग, अगर आपका कुछ प्रोडक्ट डैमेज हो जाता है तो आप क्लेम कर सकते हो, जहाँ से आपने इंश्योरेंस निकाला है वहां से आप क्लेम कर सकते हो। ठीक है। जैसा भी डैमेज है, इन वर्स्ट केसेस अगर वो शिप डूब जाता है या फिर हाईजैक भी होता है, आजकल लास्ट 2 साल में कुछ हाईजैक्स भी हुए हैं, तो ये सब कवर हो जाता है। इवन वॉर वगैरह हो गया, कुछ आग वगैरह लग गया, ये भी अगर केसेस है वो भी इंश्योरेंस में कवर हो जाता है, तो आपको उसका पैसा मिल जाएगा। ठीक है। तो फिर आप बायर को रिक्वेस्ट कर सकते हो कि जस्ट गिव अस 1 मोर मंथ, क्योंकि ये सब ऐसी चीज़ें हो गई है। तो आप या तो बायर को रिफंड कर दो, या फिर बायर को कन्विंस करो कि आप हमको 1 महीना और दीजिए, या फिर एक हफ्ता 10 दिन और दीजिए। वी विल, हम आपका जो नया कंसाइनमेंट है वो रेडी करेंगे इंश्योरेंस का पैसा आने के बाद। ठीक है, वो भी जल्दी आ जाता है, विद इन 21 डेज समथिंग आ जाता है वो भी। ठीक है। सो आने के बाद हम आपको रीशिपमेंट करेंगे। या ओके। अगले कि सर, हाउ सेफ इज दैट एक्सपोर्ट हाउस कोई रेस्ट्रिक्टेड आइटम नहीं डाल रहे मेरे शिपमेंट में? वो उसको कैसे, मतलब वो ऐसा सेफ है क्या? कोई वो डालते नहीं रहे ऐसा? एक्सपोर्ट हाउस किस में डाल रहे हैं वो रेस्ट्रिक्शन आइटम? हाउ अगर आप सेफ इज दैट, मतलब आपके इसमें शिपमेंट में कोई रेस्ट्रिक्टेड आइटम ना डाल दे ऐसा? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखो, इसमें क्या रहता है कि दो टाइप्स रहते हैं। एक रहता है FCL, फुल कंटेनर लोडिंग। अगर आपका जो क्वांटिटी है, जो इंपोर्टर ने क्वांटिटी दिया है 20 टन 25 टन का दिया है, तो फुल कंटेनर में आपका एक्सपोर्ट होगा। ठीक है। तो वो केस में क्या है कि पूरा कंटेनर आपका ही रहेगा, और जो आपका CH है वो प्रॉपर उसके फोटोज वगैरह वो सारा आपके साथ शेयर करता है वो। ठीक है। और पोर्ट पर जो कस्टम ऑफिसर रहते हैं वो सारा चेक करते हैं। ठीक है। सारा चेकिंग वगैरह होता है। ठीक है। एक रहता है LCL, लेस देन कंटेनर लोडिंग। लेस देन कंटेनर लोडिंग में क्या होता है कि कंटेनर तो एक ही रहता है, बट उसमें डिफरेंट डिफरेंट शिपमेंट्स होते हैं। ठीक है। आपका भी शिपमेंट रहेगा, आपके साथ साथ और 4 5 एक्सपोर्टर का भी शिपमेंट रहेगा। ठीक है। तो वो केस में क्या होता है कि एक कॉमन रूल रहता है उसके लिए। ठीक है। जैसे कुछ कंट्री का रूल होता है कि अगर आप कंटेनर के अंदर अगर आप वुडन आर्टिकल डालते हो तो पूरा कंटेनर को फ्यूमिगेट करना पड़ता है। तो फ्यूमिगेशन का सपोज चार्ज आ रहा है, सपोज फॉर एग्जांपल 5000 रुपीज आ रहा है। तो जितने भी शिपमेंट्स है वो 5000 रुपीज सब में डिवाइड हो जाएंगे। तो सबको फ्यूमिगेशन सर्टिफिकेट मिलता है। ठीक है। तो एज सच इंडियन पोर्ट जो है थोड़ा स्ट्रिक्ट है, कस्टम ऑफिसर भी स्ट्रिक्ट है, तो आजकल ये सब नहीं होता है, ये सब प्रैक्टिस नहीं होती है। ओके। सर, हाउ टू आइडेंटिफाई बायर इज जेन्युइन और फेक? हाँ, सो बायर वेरिफिकेशन में क्या होता है कि सबसे पहले आपको जब आप कम्युनिकेशन करोगे बायर के साथ, ठीक है, सो वो पेमेंट टर्म में क्या निगोशिएशन हो रहा है। अगर आपका पेमेंट टर्म डिसाइड हो रहा है 100% एडवांस, तो अगर बायर आपको 100% एडवांस दे रहा है, ठीक है, सो वो केस में तो आपको वेरीफाई नहीं करना पड़ेगा। वेरीफाई कब करना पड़ेगा कि जब वो आपको रिस्की पेमेंट टर्म ऑफर कर रहा है और आप रेडी भी हो करने के लिए। ठीक है, 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज ओपन क्रेडिट।
अगर ये पेमेंट टर्म है तो ये केस में आपको कंपलसरी बायर को वेरीफाई करना ही करना है। तो बायर वेरिफिकेशन जो कुछ मेथड है कि आप सपोज आपका बायर अगर यूएई में है तो इंडियन एम्बेसी यूएई में आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा, वहाँ पर मेल डालना पड़ेगा, वहाँ पर बायर का वेरिफिकेशन होता है। ये एक प्रोसेस हो गया है। उसके बाद कुछ एक दो और एजेंसी है, डन एंड ब्रैडस्ट्रीट, डीएनबी रेटिंग एजेंसी है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, उनके थ्रू भी आप बायर को वेरीफाई करा सकते हो। ठीक है। या फिर इन बिटवीन द सेशन मैंने बताया था कि कुछ गवर्नमेंट एजेंसी है जो पेमेंट का इंश्योरेंस देती है। ठीक है। वो इंश्योरेंस कब देती है? वेरिफिकेशन के बाद ही देती है। ठीक है। तो ये तीन चार मेथड है, इसके थ्रू आप बायर को वेरीफाई करा सकते हो। ओके। अगला कि सर, हाउ टू सिलेक्ट द सीएचए एंड व्हाट आर द चार्जेस? सीएचए के जो चार्जेस रहते हैं वो लाइक उनके एजेंसी चार्जेस रहते हैं, इट वेरीज फ्रॉम 2500 टू 3000। रेस्ट जो भी चार्जेस रहते हैं वो पोर्ट के चार्जेस रहते हैं। ठीक है। अभी सीएचओ को आइडेंटिफाई कैसे करना है कि बेसिकली क्या है कि जो आपको ऐसे लॉजिस्टिक कंपनी को कांटेक्ट करना पड़ेगा जो कि थोड़ी बड़ी लॉजिस्टिक कंपनी है, पुरानी लॉजिस्टिक कंपनी है। ठीक है। और ऐसी लॉजिस्टिक कंपनी जो आपको क्लियरेंस वाली सर्विस भी दे, यानी सीएचए वाली सर्विस भी दे, एंड फ्रेट फॉरवर्डिंग वाली सर्विस भी दे, यानी ट्रांसपोर्टेशन वाली सर्विस भी दे। सो इंस्टेड ऑफ कॉन्टैक्टिंग एनी इंडिपेंडेंट सीएचए, आपने जो लॉजिस्टिक कंपनी है, जो पुरानी लॉजिस्टिक कंपनी है, उनको कांटेक्ट करना चाहिए। वो क्लियरेंस वाली सर्विस भी दे देंगी, फ्रेट फॉरवर्डिंग वाली सर्विस भी दे देंगी, दोनों सर्विसेज आपकी हो जाएगी। ठीक ओके ओके, यस। और बहुत सारे क्वेश्चन है, एक ऐसे दो तीन क्वेश्चन सिमिलर टाइप के है कि क्या मैं एक फार्मर हूं है। तो क्या मैं एक्सपोर्ट कर सकता हूँ क्या? अगला क्वेश्चन है कि ओनियन एक्सपोर्ट कैसे करें। आई थिंक इस पे हमारे जो जगदीश जी है, हम उनका शॉर्ट वीडियो प्ले करते हैं, हमारे ही एल्यूमना है। आई थिंक हम आंसर देने से अच्छा हमारा एल्यूमना का आप वीडियो देखिए, एंड देन हम वापस रिमेनिंग क्वेश्चंस और भी बहुत सारे क्वेश्चंस है हम कवर करते हैं। ये कुछ दो तीन ग्रुप ऑफ क्वेश्चंस है, तो हम क्विकली वो प्ले करते हैं। तो ये हमारे एलुमना है, जगदीश जी। मेरा नाम जगदीश वराले है और मैं नांदेड़ महाराष्ट्र से हूँ। और मेरी एफपीओ है, यानी कि फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है। यानी कि एग्री में हम हमारा काम चालू है फिलहाल। और दिसंबर या जनवरी में हमने उद्योग वर्धिनी का क्लास किया था नासिक में। और वो शुभम राव सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से हमें समझाया था कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कैसा करने का। तो उस नॉलेज की वजह से आज हमारी जर्नी चालू हो गई वहां से। तो अभी फिलहाल हमने ओनियन का कुछ काम किया। जैसे वियतनाम में हमारे 4-5 कंटेनर गए अभी तक ओनियन की। और दूसरा, अभी फिलहाल कल ही मेरा एक बाजरे का जो यहाँ नहीं था, लेकिन हमने वो राजस्थान से मंगवा के मुंद्रा पोर्ट से वो दुबई भेज दिया कल ही। और हमारा मेन काम जो है इधर हमारे एरिया में जो है तो टर्मरिक का काम है, क्योंकि ये नांदेड़, हिंगोली, परभणी ये साइड जो है हमारी महाराष्ट्र में, यहाँ पे टर्मरिक ज्यादा है। तो अभी हमारा फोकस टर्मरिक के ऊपर है। और ये हम जुड़े वाले हैं जो जो 300 फार्मर जुड़े वाले हैं। तो अभी फिलहाल काम चालू है और ये जर्नी स्टार्ट हो गई। जो उद्योग वर्धिनी ने हमें जो कुछ भी वहाँ पढ़ाया, जो शुभम राव सर थे उन्होंने 2 दिन का सेशन किया, उसकी वजह से बहुत हमें वो फायदा हो गया। और वो नॉलेज अभी बहुत काम में ये हो रहा है। और ये बहुत ही सीधा बिजनेस है। जो डोमेस्टिक में रिस्क है कि कैसा हम पेमेंट का रिस्क डोमेस्टिक में बहुत है, ये थोड़ा भी रिस्क नहीं है। एक्सपोर्ट में थोड़ा बहुत कैसा है, थोड़ा समझ में आना चाहिए कैसा करने का क्या नहीं। एक बार समझ में आ गया तो बहुत बड़ा बिजनेस है। और ये जो अपन अपने एक देश का सोचते कि भाई चलो या अपनी कंट्री में कैसा माल यहाँ पे सेल करने का, तो पूरी दुनिया अपॉर्चुनिटी मिल सकती है अपने को ये करने में। और कैसा है, रेट में भी बहुत फर्क रहता है। कुछ कुछ देश ऐसे है वहाँ पे एग्री का कोई आताज नहीं, वो खेती नहीं है वहाँ पे। तो ये सब अपने ऊपर डिपेंड है। बहुत अच्छा है सब ट्राई करने में, और कुछ ये करने में कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बड़ा बिजनेस है और करना जरूरी है। सबने थोड़ा ये करके करना चाहिए। थैंक यू सर। जगदीश जी, एक बार वो आपका पेमेंट टर्म भी बता दीजिए। हाँ हाँ पेमेंट सर, टर्म वो क्या था? एलसी में मैंने काम किया था सर। कुछ राइट। ओनियन ओनियन का काम मैंने एलसी में किया था। और ये जो बाजरे का है, बाजरा मैं अभी दुबई भेजा हूँ। वो दुबई में मैंने डीपी में काम कर दिया है सर। ठीक है। और वो 30% हाँ एडवांस भी आया था ना आपको?
हाँ, वो ओनियन में आया था सर अनियन शुरुआत में में। आया था ना, हाँ। हाँ, 30% एडवांस आया और बाकी का एलसी में काम किया था, 70% सेफ। एलसी में काम किया था। परफेक्ट और सर परफेक्ट। खाली ये दुबई मार्केट छोड़ दिए तो बाकी बहुत हाँ। अच्छा है। थोड़ा दुबई में थोड़ा डिफिकल्ट है शुरुआत में, क्योंकि हम्म। आपने लोग वहां पे बैठे वाले हैं तो थोड़ा सोच समझ के काम करना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है सर, अभी फिलहाल वियतनाम बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है अपने लिए, क्योंकि वहां पे रेट में भी बहुत अच्छा है, रेट भी। और एग्री कमोडिटी के लिए बहुत अच्छा है सर वियतनाम अभी फिलहाल। और वो अनियन का आप मेरे को रेट बता सकते हो कि आपने क्या रेट में परचेस किया और आपका सेलिंग प्राइस क्या था? सर मैं अभी इंडियन रुपए में, उधर तो डोम बोलते हैं वो रुपए को, हाँ। तो यहाँ पे हमने सर 15 रुपए में ओनियन खरीदा था। और हम्म। एक 7-8 रुपए जो वेसल का जो अपना शिपिंग है खर्चा बोले तो 23 रुपए तक गया था। और वहां हमें रेट मिला सर 44 रुपए। ग्रेट। वाह। ग्रेट। हाँ, पेमेंट टर्म भी वहाँ रेट सिक्योर मिला है और सर। मार्जिन भी काफी अच्छा है, ग्रेट। बहुत अच्छा मार्जिन है सर, दुबई से तो काफी ज्यादा अच्छा है। और कैसा है, और आपने नजदीक है, कुछ ऐसा ये भी नहीं है। 21 दिन का पूरा टाइम पीरियड था ट्रांजिट वो, टाइम है, हाँ। पूरा पेमेंट, हाँ, ट्रांजेक्ट टाइम पेमेंट आने का। 21 दिन हम्म। में पैसे वापस आ गए सर वहां से। बढ़िया। यस सर, ग्रेट यस। ग्रेट ग्रेट। सो ये और भी वीडियो है, आप वो जरूर देखिए। कुछ लोग के कोर्स के क्वेश्चन है, मैं क्विकली प्रोग्राम की इंफॉर्मेशन आप सबको शेयर करता हूँ। सो ये जो उद्योग वर्धिनी का इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोग्राम है, इसका हमारा जो नया बैच है ये 28 तारीख से शुरू हो रहा है। ये 3 वीक्स इस प्रोग्राम का ड्यूरेशन है, एंड इस 3 वीक्स में हम आपको पूरा प्रैक्टिकली सिखाएंगे, राइट फ्रॉम बायर कैसे ढूंढना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के इसेंशियल्स आपको समझाएंगे, लॉजिस्टिक्स, पेमेंट टर्म्स, फाइनेंस, ये सब चीजें समझाएंगे। आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलेगा और रियल वर्ल्ड केस स्टडीज हम लेते हैं, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन, सारे पोर्टल्स पे कैसे रजिस्टर करना है वो भी हम आपको गाइड करते हैं। आपको पैन इंडिया कम्युनिटी ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्टर्स का एक्सेस मिलता है। एंड बहुत सारे हमारे एल्यूमनाइज है, आप जरूर उनके वीडियोस देख सकते हो कि कैसे उन्होंने इस इंडस्ट्री में आके बिजनेस शुरू किया। तो सिलेबस क्या क्या है, सबसे पहले हम फर्म सेटअप प्रोसेस, मतलब एक बिजनेस कैसे शुरू करें, तो उसके लिए कंपनी एस्टेब्लिश करनी है तो ट्रेडिंग कंपनी बनाए, कौन सी फर्म बनाए, वो हम आपको गाइड करते हैं। फिर डीजीएफटी के क्या क्या लाइसेंस है, तो आई कोड से शुरुआत करके ईपीसीजी लाइसेंस, एडवांस लाइसेंस, एससीआईएस लाइसेंस। तो शुरुआत में आपको कौन से लाइसेंस की जरूरत है, बहुत सी बार आप सब लाइसेंस निकाल देते हो और आपको बस बाद में पता चलता है कि इसका शुरुआत में जरूरत था ही नहीं। तो अननेसेसरी लाइसेंसेस में एक्सपेंसेस करने की जरूरत नहीं है। आपको जो इसेंशियल्स है वही शुरुआत में क्या लगता है, कौन से स्टेप पे क्या लगता है, हम आपको इस पे गाइड करते हैं। फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के इसेंशियल्स, सो बायर सर्च मेथड, बायर कैसे ढूंढना है, ऑफलाइन तरीके से कैसे ढूंढना है, ऑनलाइन तरीके से कैसे ढूंढना है, मार्केट सर्वे कैसे करना है, फाइंडिंग राइट कस्टमर्स की जो जेन्युइन है, फेक कस्टमर्स नहीं है, तो वो कैसे ढूंढना है वो हम आपको गाइड करते हैं। पैकेजिंग ब्रांडिंग के बारे में आपको गाइड करते हैं, क्वालिटी कंट्रोल के बारे में गाइड करते हैं। फिर प्रोडक्ट और एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज, तो प्रोडक्ट सिलेक्शन ही सबसे इंपॉर्टेंट है। उसमें पेरिशेबल और नॉन पेरिशेबल, ये दो टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं। फिर सप्लायर कैसे ढूंढे वो प्रोडक्ट के लिए, राइट कस्टमर कैसे ढूंढे, नए नए ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स क्या है कि जिसमें बहुत हाई मार्जिन आपको मिल सकते हैं, वो भी हम आपको इस कोर्स में गाइड करते हैं। और ट्रेड पॉलिसी क्या है इंडिया का, आजकल इंडिया के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, तो यूके के साथ हुआ है, ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ है, ऐसे कौन सी कंट्रीज है कि जहाँ पे हमारा ट्रेड पॉलिसी अच्छा है, वो हम आपको गाइड करते हैं। फिर एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज क्या है, एग्रीकल्चर में बहुत लोग काम करते हैं, तो एग्रीकल्चर के एपेडा ऑर्गेनाइजेशन हो गया, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में क्या काम हो सकता है वो हम आपको गाइड करते हैं। एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोडक्ट, फूड प्रोसेसिंग में, जैसे अभी बहुत लोगों ने डिहाइड्रेशन पे पूछा है, तो हमारा एग्रीकल्चर और फूड प्रोडक्ट्स इस पे हमारा स्पेसिफिक सेशन होता है। फिर पोस्ट क्वारंटाइन रेगुलेशंस क्या क्या होते हैं, मतलब एक बार आपने एक्सपोर्ट कर लिया तो उसके बाद पोस्ट क्वारंटाइन क्या है, ईसीजीसी का क्या रोल होता है, सीएजी का क्या रोल होता है, वो हम आपको गाइड करते हैं। लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांसपोर्टेशन आप कैसे करें, तो एयर कार्गो, ओशन कंटेनर्स, रोड ट्रांसपोर्ट, इसके बारे में हम आपको गाइड करते हैं। फिर लॉजिस्टिक्स एंड फिजिबिलिटी के टाइप्स हम आपको गाइड करते हैं। मतलब कौन से फिजिबिलिटी किसका है, मतलब कौन से कंट्री में आपको का माल बेचना है, अगर नियर बाय कंट्रीज है तो कौन से टाइप ऑफ कंटेनर्स में या कौन से टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से भेजना चाहिए, फिजिबिलिटी कौन से कंट्री में किसका है, ये हम आपको गाइड करते हैं। फिर स्टेक होल्डर्स कौन कौन है इसमें, तो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स है, कस्टम हाउस एजेंट है, फ्रेट फॉरवर्डर फॉरवर्डर है, डीजीएफटी है,
थर्ड पार्टी एक्सपोर्टर्स है, गवर्नमेंट एंटिटीज है, सबका रोल क्या क्या होता है इस एक्सपोर्ट इंपोर्ट में। एक्सपोर्ट में सिर्फ बायर और सेलर नहीं होता है, मतलब हम सिर्फ एक्सपोर्टर और सामने से एक इंपोर्टर, ये दोनों का ही रोल नहीं होता है। इसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, तो ये सबकी हमें नॉलेज होनी चाहिए, मालूमात होनी चाहिए। फिर पेमेंट एंड फाइनेंस टर्म्स कैसे होती है, पेमेंट कैसे सिक्योर करें, उसके अलग अलग टाइप के मेथड्स क्या है, और कॉस्ट फाइनेंस कैसे बनाए, बिलिंग प्रोसेस कोटेशंस कैसे बनाए, डॉलर का रेट हर रोज चेंज होता है, तो कैसे इंश्योर करें कि हम वो सारी चीजें अकाउंट करके रख रहे हैं। तो ये सब चीजें हम आपको गाइड करते हैं। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट, गवर्नेंस ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट। सो क्लेम क्या मिल सकता है, इंसेंटिव क्या मिल सकता है, ये हम आपको गाइड करते हैं। एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम्स क्या क्या है, एससीआई से ड्यूटी ड्रॉबैक है, ये हम आपको गाइड करते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कि इंटरनेशनल बायर कैसे ढूंढे, डील कैसे क्लोज करे, इंग्लिश कम्युनिकेशन नहीं आता है तो इंग्लिश से बात, मतलब बायर के साथ कैसे बायर बात करे। जरूरी नहीं है कि आपका सामने वाले बायर को भी इंग्लिश आता है, वो भी कोई और लैंग्वेज में बात कर रहा है, तो कैसे ट्रांसलेटर्स यूज करे या कौन से ऐप पे करे, वो हम आपको गाइड करते हैं। इफेक्टिव डिफरेंट एक्सपोर्ट स्कीम्स वगैरह पे गाइड करते हैं। लॉजिस्टिक्स में क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, पेमेंट में क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, वो हम आपको गाइड करते हैं। हाउ टू प्रिपेयर कॉस्ट शीट, कोटेशन, वो सब आपको गाइड करते हैं। तो पूरा इफेक्टिव ये पूरा 3 वीक्स का हमारा प्रोग्राम है। शुभम सर आपको इसमें पूरा गाइड करेंगे वो इस प्रोग्राम में। अगर आपने आज का वेबिनार मिस किया है तो ये रिकॉर्डिंग आप जरूर देख सकते हो यहाँ पे जाके। हमारे बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज है। ये हमारे तुषार आयर है जो आज 12 कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। वो खुद 12th फेल है, बट आज इतने सारे कंट्रीज में वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये हमारे गोपाल सानप है जो इंपोर्ट करते हैं। वो 19 साल की उम्र में हमारे साथ जुड़े थे, 2019 के टाइम में हमारे साथ आए थे, बट आज 25 साल की उम्र में वो 30 करोड़ का टर्नओवर करे। उन्होंने एप्पल इंपोर्ट में वो बहुत बड़े से लेवल पे काम करे। उनका वीडियो जरूर देखिए, उनका जर्नी समझिए। ये हमारे महेंद्र सिंगारे जी है जो एक्सपोर्ट करते हैं। उनके फर्स्ट डील में उनको सिर्फ ₹200 प्रॉफिट हुआ था, आज 58 करोड़ का वो टर्नओवर कर रहे हैं। तो उनका जर्नी जरूर देखिए कि कैसे उन्होंने एक्सपोर्ट में बहुत बड़ा नाम किया। बहुत सारे लोग हैं, जरूर उनकी स्टोरीज देखिए। ये जो प्रोग्राम है ये लाइव होता है, सारे सेशंस इंटरैक्टिव होते हैं। कोर्स के बाद हम आपको सारे सेशंस का रिकॉर्डिंग्स शेयर करते हैं, जिसका आपके पास लाइफ टाइम एक्सेस होता है। को स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करते हैं, और हैंड होल्डिंग सपोर्ट, जो भी बाद में सपोर्ट चाहिए वो हम आपको पूरा सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो आप हमारे एल्यूमनाइज के वीडियोस जरूर देख सकते हो कि कैसे उन्होंने काम किया, एक्सपोर्ट में आए। एंड जरूर आप रिव्यूज देख सकते हो कैसे हमारे एल्यूमनाइज को एक कोर्स का बेनिफिट हुआ है। अब ये देखिए, किसी ने मोरक्को में एक्सपोर्ट किया था रेन पाइप का, तो उन्होंने ये सारा डिटेल्स उनके शेयर किए हैं। ये हमारे को एप्पल इंपोर्ट करते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स में काम करते हैं। तो जरूर इन सबके जर्नीज देख सकते हो आप हमारे चैनल पे एंड वेबसाइट पे। एंड ये जो प्रोग्राम है सॉरी 28 तारीख से शुरू हो रहा है। इसका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है ये पूरा ऑनलाइन है, तो आपको नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, सिटी फिलअप करके रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। ये सीधा ऑनलाइन आपको रजिस्टर करना है। एंड इस पे हमारा दिस वन प्रोग्राम कवर्स एवरीथिंग। तो इस पे हमारा कोई और एडवांस प्रोग्राम नहीं है, या ना कोई इस पे और हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम, ऐसा कुछ नहीं है। ये प्रोग्राम में सब कुछ चीजें कवर होती है। 3 वीक्स का प्रोग्राम है, तो और कोई आपको एडिशनल प्रोग्राम की जरूरत नहीं है। ये कोर्स में आपको सब चीजें हम आपको गाइड करते हैं। 3 वीक्स इस प्रोग्राम का ड्यूरेशन है, और इसके साथ हमें एक्सेस मिलता है कम्युनिटी का। किसी ने चैट बॉक्स पे पूछा था कि सर मुझे मेटल्स में काम करना है, तो ये देखिए हमारे हमारे एल्यूमनाई है श्रद्धा जी, श्रद्धा बहुगुण, आप उनका मैसेज देख सकते हो। 19 दिसंबर को उन्होंने भेजा था एक्सपोर्ट किया हमारे ग्रुप में। अभी वो एल्यूमिनियम में, अलग अलग मेटल्स में वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आप उनका प्रोडक्ट वगैरह, उनका कॉन्टेक्ट डिटेल्स, हेलियम एक्सपोर्ट नाम से उन्होंने शुरू किया है। तो आप जरूर, ऐसे बहुत सारे हमारे एल्यूमनाइज है। आपको कुछ लोग इम्पोर्टर्स भी मिलेंगे। देखो हमारे ग्रुप में कोई इम्पोर्टर है जो यूएसए में बेस्ड है, तो वो इम्पोर्ट करने के लिए रेडी है। कोई लोग ड्राई पाउडर्स का, किसी को ऑर्डर्स की जरूरत है तो स्प्रे ड्राइड पाउडर, जैगरी वगैरह, ऐसे आपको ऑर्डर्स भी आएंगे इस ग्रुप में। तो ऐसे पूरे इंडिया से हमारे इस ग्रुप में कनेक्टेड है। आज अक्रॉस इंडिया से अलग अलग लोग अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स में काम करते हैं, और ये सारे लोग एक ग्रुप में कनेक्टेड है। आपको इस तरीके से ऑर्डर्स भी मिल सकते हैं। किसी ने 25 मेट्रिक टन का ऑर्डर डाला था, तो ऐसे बहुत सारे ऑर्डर्स आपको इस ग्रुप के द्वारा मिल जाएंगे।
एंड उद्योग वर्धिनी का आपको नेटवर्क में शामिल होने का मौका मिलेगा। तो जरूर आप इस प्रोग्राम इस कोर्स में जुड़िए एंड आपका आपके साथ एक बड़ा कम्युनिटी आपको मिल जाता है कि जो आप ही के साथ इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। सो नाउ विल कवर रिमेनिंग क्वेश्चंस। सो जो प्रोग्राम है इस कोर्स का लिंक रजिस्ट्रेशन लिंक मैंने चैट बॉक्स पे दिया है, आप उस लिंक पे जाके ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हो। ओके, सो नाउ विल कवर रिमेनिंग क्वेश्चंस। ओके sir, how to find buyer options through DGFT and how to find country wise product demand? हाँ, सो लेट्स स्टार्ट विद द सबसे पहले तो कंट्री आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। कंट्री आइडेंटिफिकेशन के लिए, मार्केट सिलेक्शन के लिए कुछ हमारे पास पोर्टल है, कुछ जो हम स्टडी करते हैं। पोर्टल का नाम है आईटीसी। ठीक है। सो आईटीसी नाम का एक पोर्टल है जिसके ऊपर मैं आपका अकाउंट बना के दे दूंगा। और उसके पहले मुझे आपको एचएस कोड वगैरह, प्रोडक्ट के कोड वगैरह वो समझाने पड़ेंगे। सो जैसे हम प्रोडक्ट के बारे में जो है जो कुछ कीवर्ड्स रहते हैं वो हम ऐड करेंगे उसके ऊपर, तो हमको पूरा लिस्ट आ जाता है। टॉप इंपोर्टिंग कंट्रीज, ठीक है, टॉप एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, और ग्रो कहाँ पे हो रहा है, ग्रोइंग वाला, ग्रोथ वाला फैक्टर कहाँ पे परसेंटेज में, वो सारा हमको मिल जाता है वहीं पर। तो कंट्री सिलेक्शन तो इसी ऐसे ही हो जाता है। रिगार्डिंग बायर्स, अभी बायर्स कैसे ढूंढे, तो बायर ढूंढने के लिए ऑनलाइन सोर्सेज भी है, ऑफलाइन सोर्सेज भी है। उसमें भी फ्री है, पेड है। ठीक है। सो कुछ ऑनलाइन मेथड, जो सिंपल ऑनलाइन मेथड है कि आप एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल से आप बायर का डेटा ले सकते हो। उनको ईमेल डालना पड़ेगा, मेल करना पड़ेगा एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल को, एज वेल एज सपोज अगर आपको दुबई मार्केट का डेटा चाहिए, आपको यूके मार्केट का डेटा चाहिए, तो यूके में जो इंडियन एम्बेसी है उनको आपको ईमेल डालना पड़ेगा। ठीक है। सो दे विल शेयर द बायर्स डेटा विथ यू। सो ये कुछ एक दो सोर्सेस है, वैसे तो काफ़ी सारे 7-8 सोर्सेस है जहाँ से आपको एक्यूरेट बायर का इंफॉर्मेशन मिल सकता है। ठीक है। ओके ओके, अगला अगला क्वेश्चन है, सर डू आई नीड टू टेक एक्सपोर्ट लाइसेंस टू सेल हैंडलूम साड़ीज डायरेक्टली टू कस्टमर्स फ्रॉम माय वेबसाइट? मतलब D2C जैसा बिजनेस है, तो हाँ, उसके लिए भी एक्सपोर्ट लाइसेंस लेने की जरूरत है? यस करेक्ट, उसके लिए भी लाइसेंस है। जो भी प्रोडक्ट आप, जो भी इंडिया का रिसोर्सेज आप फॉरेन कंट्री में एक्सपोर्ट करोगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड इज मैंडेटरी, वो तो चाहिए। ओके, और सर इस केस में जीएसटी वेवर मिल सकता है क्या ऐसे ट्रांजैक्शंस में? हाँ डेफिनेटली, अगर आपको कुछ इनपुट टैक्स क्रेडिट है, या फिर आपने सिंपल वे में अगर आपने मैन्युफैक्चर को जीएसटी पे किया है, तो डेफिनेटली वो रिफंड मिलता है। जितना भी जीएसटी आपने पे किया वो रिफंड मिलता है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि सर ब्लैक लेमन का कुछ मार्केट है क्या? ब्लैक ब्लैक लेमन, आई एम नॉट श्योर कि ये कौन सा प्रोडक्ट है ब्लैक ब्लैक। लेमन, हाँ। इट्स, ये भी फर्स्ट टाइम ही सुना है, बट लेमन का तो है। देखो लेमन, लेमन देखो, ब्लैक लेमन ठीक है, इट माइट बी प्रोडक्ट, आई एम नॉट अवेयर, बट लेमन है। लेमन में आप, यू शुड फोकस ऑन वैल्यू एडिशन। ठीक है। एक रहता है लेमन पाउडर रहता है, वो भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। लेमन के ड्राई फ्लेक्स रहते हैं, वो भी, उसका भी मार्केट है। ठीक है। तो जितना ज़्यादा प्रोडक्ट में, कमोडिटी में आप जितना ज़्यादा वैल्यू एडिशन करोगे, उतना ज़्यादा मार्जिन बढ़ेगा। ठीक है। यस, अगला है कि सर मुझे सर्जिकल डिस्पोजेबल और मेडिकल डिवाइस में काम करना है, तो इसका डिमांड है क्या इंडिया से? हाँ डेफिनेटली, इसका भी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। जो भी सर्जिकल डिस्पोजेबल है, हैंड ग्लोव्स है, या फिर जो सिरिंज वगैरह होता है, इसका भी मैन्युफैक्चरिंग भी काफ़ी इंडिया में बढ़ रहा है, और इसका एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है। ठीक है। ये बेस्ट, अच्छा प्रोडक्ट है ये। यस, हमारे एक एलुमनाई है, उनका भी नाम शुभम ही है। सो वो बेसिकली इसमें बहुत बड़े पैमाने में काम कर रहे हैं। आज अफ्रीकन कंट्रीज में ऐसे बहुत सारी अनटैप्ड कंट्रीज है, टांजानिया, अंगोला, ऐसे कंट्रीज में वो बड़े बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं। इनफैक्ट पिछले महीने ही उनका 9 कंटेनर का शिपमेंट हुआ है ये मेडिकल इंडस्ट्री में। तो हेल्थ केयर रिलेटेड सर्जिकल डिस्पोजेबल सारे प्रोडक्ट्स में वो काम कर रहे हैं और बहुत टेरिफिक डिमांड है। तो आप जरूर ऐसे अफ्रीकन कंट्रीज वगैरह अगर आप टैप करो तो उसमें बहुत अच्छा इसके लिए मार्केट है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर वर्मी कंपोस्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं क्या? हाँ हाँ डेफिनेटली, अभी रिसेंटली वर्मी कंपोस्ट हो गया, और कुछ काउ डंग भी हो गया, ये भी लाइक गल्फ मार्केट में काफ़ी डिमांड है इसका। ठीक है। गल्फ मार्केट में क्या होता है, मोस्टली वहाँ पर डेट्स वगैरह का ही ज़्यादा फार्मिंग होता है, तो उसके लिए भी ये इसका ग्रोविंग डिमांड है ये। तो गल्फ में भी नहीं, बाकी अदर कंट्रीज में भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। वर्मी कंपोस्ट का डेफिनेटली ग्रोविंग डिमांड है। वर्मी कंपोस्ट एज वेल एज काउ डंग का भी अच्छा एक्सपोर्ट हो रहा है।
ओके ओके। सर एक्सपोर्ट में डिहाइड्रेशन एक्सपोर्ट में फ्रूट एंड वेजिटेबल पाउडर्स में प्रॉफिट मार्जिन्स एंड कौन से कंट्रीज में कर सकते हो, उस पर क्वेश्चन है। हाँ। इसके जो बड़े मार्केट्स है वो अमेरिकन मार्केट है, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका में यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, यूरोपियन मार्केट हो गया, ठीक है, यूके हो गया, इवन गल्फ मार्केट हो गया। ठीक है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ग्रोविंग डिमांड है इसका। ठीक है, ड्राई जो भी डिहाइड्रेटेड फ्रूट पाउडर है, अनियन पाउडर है, या फिर बनाना पाउडर है, ठीक है, या फिर अनियन ऑरेंज पाउडर हो गया, ऑरेंज फ्लेक्स, और नॉट ऑरेंज फ्लेक्स, ऑरेंज के जो पील्स रहते हैं ना, उसको ड्राई करके उसका पाउडर बनता है, वो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में एज अ कॉस्मेटिक उसका यूज़ होता है। तो उसका भी काफ़ी अच्छा डिमांड है। ठीक है। और जो प्राइस मैंने जो देखा है रिटेल प्राइस ये प्रोडक्ट का, सपोज ऑरेंज पाउडर तो हो गया, ऑरेंज पील पाउडर की मैं बात कर रहा हूँ जिसको हम खा के फेंक देते हैं, उसको ड्राई करके पाउडर करके लोग सेल कर रहे हैं। अमेजोन यूएसए में आप जाओगे तो आपको ऑरेंज पील पाउडर का प्राइस मिलेगा नियरली 4000 रुपीज पर केजी। काफ़ी अच्छा मार्जिन है और काफ़ी अच्छा मार्केट भी है इसका। ओके। अगला है कि सर मुझे प्रोडक्ट कौन सा है वो नहीं पता है, और मुझे कहाँ पे एक्सपोर्ट करना वो भी नहीं पता है, तो क्या ये प्रोग्राम में मुझे दोनों चीजों का आंसर मिलेगा? यस यस डेफिनेटली। मेजर फोकस रहता है प्रोडक्ट सिलेक्शन और मार्केट सिलेक्शन पर ही रहता है, एंड बायर आइडेंटिफिकेशन। तो ये तीन मेजर पिलर है सेशंस के जो हमारी बैच चलती है उसमें। प्रोडक्ट सिलेक्शन के ऊपर दो सेशंस होते हैं, उसके फैक्टर्स, पैरामीटर, इवन हम नंबर भी स्टडी करते हैं कि जो प्रोडक्ट आप सिलेक्ट करने वाले हो वो क्या नंबर में इसका एक्सपोर्ट हो रहा है, कौन सी कंट्री सबसे ज़्यादा इंपोर्ट कर, नंबर स्टडी करते हैं। इवन परसेंटेज में भी जो फ्यूचर उसका जो ग्रोथ फैक्टर है वो भी हम परसेंटेज में वो भी स्टडी करते हैं कि उसका नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट 10 ईयर तक क्या इसका ग्रोथ फैक्टर कितना रहेगा। तो ठीक है, जो थेरोटिकल पैरामीटर वो भी स्टडी करते हैं, और नंबर, एक्चुअल जो नंबर है, पास्ट नंबर वगैरह, वो भी हम स्टडी करते हैं। तो ये प्रोडक्ट सिलेक्शन, मार्केट सिलेक्शन, बायर आइडेंटिफिकेशन और बिजनेस डेवलपमेंट, ये सबसे इम्पोर्टेंट हमारा टॉपिक रहने वाला है ये सेशन में, बैच ओके। में या। अगला है कि सर सीएचए कौन होता है? सी एच एक कस्टम हाउस एजेंट रहता है। बेसिकली क्या है कि वो एक गवर्नमेंट की एग्जाम क्लियर सर करता है। उस पे एक कंटिन्यूटी में क्वेश्चन है कि सीएचए इंडस्ट्री एक्सपर्टीज के हिसाब से भी होता है क्या? सीएचए फॉर एग्री, सीएचए फॉर हाँ टेक्सटाइल, ज्वेलरी, दोनों के हाँ आप आंसर दीजिए। हाँ। Yes. बेसिकली क्या है कि हाँ, जो सी एच ए है वो गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर करता है, उसको लाइसेंस मिलता है ऑन बिहाफ ऑफ एक्सपोर्टर, ऑन बिहाफ ऑफ इंपोर्टर। वो पोर्ट की सारी एक्टिविटी करेगा, कस्टम क्लियरेंस करेगा। और जो सी एच ए रहते हैं ना वो, ठीक है, इंडस्ट्री बेस है, कैसा है कि अगर कोई ऐसी लॉजिस्टिक कंपनी है, लॉजिस्टिक कंपनी में एक डिपार्टमेंट है जो कि जो भी पेरिशेबल फ्रूट्स, वेजिटेबल, एग्रो प्रोडक्ट है उसका जो एक्सपोर्ट वगैरह वो संभालते हैं। ठीक है, तो उनके अंडर में जो भी सी एच ए रहता है तो भी उनके लिए वो रोज का काम हो जाता है कि भाई ये अनियन है, ये ग्रेप्स है, अच्छा ये यूरोप जा रहा है, इसके लिए ये सब सर्टिफिकेशन रहेगा, ये सब लाइसेंस रहेगा। तो उनको वो यूज टू हो जाते हैं वो सारी चीज़ें। ठीक है, बट अगर वो यूज टू नहीं है, बट फिर भी जो गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स है, कस्टम के जो नॉर्म्स है, वो फॉलो करता है उसको। ठीक है, वो चेक करेगा कि भाई ये आपका एच एस कोड है, तो ये एच एस कोड के हिसाब से क्या क्या सर्टिफिकेशन लगता है, क्या क्या क्लियरेंस के लिए क्या क्या, तो वो सी एच आपको बताएगा कि मुझे ये सर्टिफिकेशन चाहिए। ठीक है। ओके। सर हाउ मच इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड? इनिशियल इन्वेस्टमेंट, अगर आप फर्म रजिस्ट्रेशन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, आरसीएमसी, इसकी अगर बात कर रहे हो तो इट कैन बी 12 to 15 thousand तक हो सकता है। बट अगर आप बात कर रहे हो कि एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट के लिए, जो एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट में मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना रहेगा, सो दैट डिपेंड्स ऑन द पेमेंट टर्म। अगर आपका पेमेंट टर्म 100% एडवांस है, सो वो केस में फिर आपका इन्वेस्टमेंट बाय डिफॉल्ट जीरो है। ठीक है। राइट राइट। ओके। अगला क्वेश्चन है कि सर मेटल, एल्यूमिनियम, फिनिश प्रोडक्ट, रॉ मटेरियल, इसमें हम काम कर सकते हैं क्या? मतलब ऑफ कोर्स हमारे एल्यूमनाइज तो बहुत इसमें काम कर रहे हैं, आप भी कर रहे हो, इस पे आप क्या गाइड करोगे? डेफिनेटली ये मेटल सेक्टर जो है काफ़ी बूमिंग सेक्टर है अभी तो। ठीक है, प्राइजेस हाई है उसके बावजूद भी एक्सपोर्ट हो रहा है। ठीक है, अभी मेटल के जो प्राइजेस है, अगर वो आप लोग सुन रहे होंगे, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, ये जितना भी ये मेटल सेक्टर है सारा, ये इसका काफ़ी हाई प्राइस में चल रहा है एकदम। ठीक है, उसके बावजूद भी एक्सपोर्ट हो रहा है। ठीक है, लोग खरीद रहे क्योंकि रिक्वायरमेंट है, कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, रिसेंटली अभी ये हमारी जो पार्टिसिपेंट है, श्रद्धा फर्स्ट, श्रद्धा बहुगुणा जी, जयपुर की हाउस वाइफ है वो, उन्होंने एल्यूमिनियम फॉयल एक्सपोर्ट किया है। ठीक है,
तो ये जो एल्यूमिनियम फॉयल उन्होंने एक्सपोर्ट किया है, ये इसका जो रेट था कुछ तो भी अराउंड 450 रुपीज़ पर केजी, 450 या फोर, हाँ समथिंग इतना ही था, 450 रुपीज़ पर केजी। ये हाईएस्ट प्राइस था अभी तक का। ठीक है। सो नॉर्मली इसका जो प्राइस रहता है वो बिलो 400-350 के रेंज में रहता है। ठीक है, बट फिर भी प्राइस हाई होने के बाद भी अगर कस्टमर को रिक्वायरमेंट है, ही विल परचेस। ठीक है, एवरीथिंग इज सप्लाई एंड डिमांड। ठीक है। सो एक्सपोर्ट हो रहा है, मेटल सेक्टर इज गुड। या इसमें एडवांस भी मिलता है। श्रद्धा जी को 100% एडवांस मिला है। ठीक है, उनकी फर्स्ट कंपनी है, फर्स्ट एक्सपोर्ट है, और 100% एडवांस में उन्होंने एक्सपोर्ट किया है। ठीक है। राइट। या अगला है कि सर, इज टीएमए स्टिल वैलिड? ट्रांसपोर्ट मार्केटिंग असिस्टेंस, ये चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है कि डीजीएफटी के जो रूल्स है वो चेंज होते रहते हैं। ठीक है, अभी ये जो टीएमए जो रहता है, ट्रांसपोर्ट मार्केटिंग असिस्टेंस, ये कुछ स्पेसिफिक, कुछ सिलेक्टेड एग्रो प्रोडक्ट को दिए जाते हैं। ठीक है, यानी अगर कुछ 40 फीट कंटेनर में आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो कुछ 20,000 40,000 रुपीज आपको गवर्नमेंट की तरफ से रिफंड मिलता है। बट क्या है कि इसके जो रूल है, ये आपको डीजीएफटी से रीचेक करना पड़ेगा कि ये अभी भी वैलिड है कि नहीं है, क्योंकि इसके रूल्स टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। ओके। सर, मिंट पाउडर का एक्सपोर्ट है क्या, मार्केट है क्या? हाँ, मिंट पाउडर, ये जो कैटेगरी है ना, फ्रूट पाउडर, जो भी डिहाइड्रेटेड फ्रूट पाउडर वाली कैटेगरी है, इसमें वेजिटेबल भी आ गए और भी प्रोडक्ट आ गए। इसकी कैटेगरी, ये जो कैटेगरी, इसका डिमांड, ग्रोविंग डिमांड है। ठीक है। ये जो सपोज अगर मैं एग्जांपल लूँ ऑरेंज का, ठीक है, आप नॉर्मल ऑरेंज जो है वो भी एक्सपोर्ट होता है। वैल्यू एडिशन करोगे ऑरेंज पाउडर। ठीक है, ऑरेंज पाउडर, ऑरेंज पील पाउडर, जो अभी रिसेंटली मैंने अभी जस्ट एग्जांपल दिया, वो भी एक्सपोर्ट होता है। ऑरेंज एसेंशियल ऑयल, ठीक है, इसमें तो और ज़्यादा मार्जिन मिलेगा एसेंशियल ऑयल में। एसेंशियल ऑयल भी काफ़ी अच्छी कैटेगरी है। ठीक है, जैसे ऑरेंज में एसेंशियल ऑयल रहता है, वैसे अनियन में भी रहेगा, मीट में भी रहेगा, क्यूमिन में भी रहेगा, जीरा में भी रहेगा। ठीक है, काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट इसमें रहता है एसेंशियल ऑयल। उसके बाद अगर आपको और ज़्यादा मार्जिन चाहिए, और ज़्यादा आपको वैल्यू एडिशन करना है, सो आप एक्सट्रैक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो। ऑरेंज एक्सट्रैक्ट हो गया, अनियन एक्सट्रैक्ट भी होता है। ठीक है, जितना ज़्यादा वैल्यू एडिशन करोगे उतना ज़्यादा मार्जिन मिलेगा। ठीक है। ओके। सर, प्लास्टिक त्रिपाल बेस्ड एक्सपोर्ट होता है क्या? आई एम नॉट श्योर। हाँ, प्लास्टिक प्लास्टिक, क्या बोले, प्लास्टिक, त्रिपाल, प्लास्टिक ट्रिपल, तिरपाल, त्रिपाल त्रिपाल। तिर, हाँ। अच्छा। अच्छा, ये वो होता है क्या, वो जो सम कवरिंग के लिए यूज किया जाता है, तिरपाल समथिंग। आई डोंट नो। किस ठीक है। वन प्लस आपका जो क्वेश्चन है, आप वापस एक बार डालिए, समझ में नहीं आ रहा है। देखो, ओके। प्लास्टिक के लिए क्या है कि एक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल तो है, प्लास्टिक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, वो तो है। अभी जो प्रोडक्ट है, कोई भी XYZ प्रोडक्ट आपको एक्सपोर्ट करना है तो हमको उसके नंबर स्टडी करना पड़ता है। ठीक है। जैसे इंडिया से मैंने कहा कि मोर देन 10,000 डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो जो भी प्रोडक्ट आप सेलेक्ट कर रहे हो, उसका पहले हमको HS कोड फाइंड आउट करना पड़ता है, फिर वो जो पोर्टल है उसमें स्टडी करना पड़ता है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का पोर्टल है वो। ठीक है, उसमें जो भी नंबर रहते हैं, एक्यूरेट नंबर रहते हैं। तो उसमें हमको, जो अपने प्लास्टिक तिरपाल है, उसका भी एक डेफिनेटली कोई ना कोई HS कोड रहेगा, वो HS कोड हमको सिस्टम में डालना पड़ेगा। और उसका चेक करना पड़ेगा कि लास्ट ईयर कितना एक्सपोर्ट हुआ है वर्ल्ड वाइड, कौन सी सबसे ज़्यादा इंपोर्टिंग कंट्री, और क्या नंबर में इंपोर्ट कर रही है, क्या क्वांटिटी में इंपोर्ट कर रही है, इंडिया ने कितना एक्सपोर्ट किया, वो भी हम स्टडी कर सकते हैं। राइट, राइट, ओके। यस। अगला क्वेश्चन है कि क्या आप हमें बायर भी दोगे क्या? तो बेसिकली ये प्रोग्राम, हम आपको कोई भी फॉल्स प्रॉमिस नहीं कर रहे, और बायर का कुछ भी, हम आपको बायर का डेटाबेस शेयर करना, ये सारी चीजें हम आपको नहीं करते हैं। ये एक्चुअल में, अगर जो रियल जेन्यूनली इसमें काम करना चाहते हैं, तो उनको पता है कि बायर ढूंढना एक बहुत बड़ा टास्क होता है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है। तो बायर कैसे ढूंढे, उसके ऑनलाइन जेन्यून 100% जेन्यून तरीके क्या है, ऑफलाइन क्या तरीके हैं, ये तरीके हम आपको गाइड करेंगे। कौन से पोर्टल से कि जहाँ पे आपको बायर का डेटाबेस मिल सकता है, कौन से पोर्टल के जहाँ पे आपको सेलर का मिल सकता है, ये सारे तरीके हम आपको गाइड करेंगे। बायर को वेरीफाई करना कि इफ इट्स जेन्यून और नॉट, ये भी हम आपको समझाएंगे। बट अगर आपको ऐसा एक्सपेक्टेशंस है कि हम आपको बायर देंगे, तो डेफिनेटली ये प्रोग्राम आपके लिए नहीं है। एंड ये ऐसा, अगर, क्योंकि एक्सपोर्ट इंपोर्टर का मेन रोल यही होता है, अगर आप एक्सपोर्ट करो तो आपका एक बायर के साथ रिलेशन बिल्ड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका उन पे ट्रस्ट होना और उनका आप पे ट्रस्ट होना, क्योंकि यहाँ पे लाखों करोड़ों के ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो यहाँ पे ट्रस्ट बेस्ड काम होता है और ये जेन्यून काम होता है। तो अगर आपको कहीं से ऐसा प्रॉमिस मिल रहा है, तो आई वुड सजेस्ट कि ऐसे प्रोमिस पे आप फॉल ना हो जाए, मतलब इसे प्रोमिस आप एक्सपेक्ट ना कीजिए।
ये जेन्युइनली आपको बोल रहा हूँ कि बायर सेलर आपको खुद को ढूंढना है, हम आपको तरीके सारे समझाएंगे। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, एनिमल्स के फूड एज अ रॉ मटेरियल या एज अ एक्सपोर्ट हो सकता है क्या, उसका हाँ हाँ, फिनिश डेफिनेटली। प्रोडक्ट या उसका रॉ मटेरियल? हाँ। डेफिनेटली डेफिनेटली। तो इसमें मैं आपको एक बताऊंगा कि इंडिया जो है ये जो एडिबल ऑयल है, जैसे ग्राउंडनट हो गया, एक और नाम याद नहीं आ रहा, ये जो ऑयल है ये एक्सपोर्ट में, जैसे ग्राउंडनट ऑयल हो गया, ग्राउंडनट ऑयल में इंडिया का मोनोपोली है। ठीक है, मोर देन 60% हम एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, पूरे वर्ल्ड को सप्लाई करते हैं। ठीक है, तो जैसे ग्राउंडनट ऑयल एक्सपोर्ट हो रहा है, तो ग्राउंडनट ऑयल एक्सट्रैक्ट होने के बाद जो भी वेस्ट बचता है, ठीक है, उसको सिंपल लैंग्वेज में ढेप या फिर ये ऑयल केक कहा जाता है उसको। ठीक है, ऑयल केक का यूज़ क्या है, ये एनिमल फीडिंग के लिए यूज़ होता है एज अ रॉ मटेरियल। ठीक है, सो ये जो ऑयल केक रहता है इसमें भी इंडिया का 80% का मोनोपोली है वर्ल्ड मार्केट में। और इसका एंड यूज़ क्या होता है, एनिमल फीडिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, सो रॉ फॉर्म में भी आप कर सकते हो, ये जो पैलेट्स रहते हैं उसके ऑयल के कुछ पैलेट्स रहते हैं, पैलेट्स फॉर्म में जाता है ये। ठीक है, तो ये रॉ फॉर्म हो गया। फिनिश प्रोडक्ट भी अगर आप कुछ वैल्यू एडिशन कर सकते हो उसमें, तो वैसे भी एक्सपोर्ट हो रहा है, दोनों एक्सपोर्ट होता है। ओके। अगला है कि सर, लेदर में एक्सपोर्ट का स्कोप है क्या? हाँ हाँ, वीगन लेदर काफ़ी अच्छी कैटेगरी है। ठीक है, वीगन लेदर है जो प्लांट बेस्ड, प्लांट से जो भी लेदर्स बनते हैं, स्पेशली कैक्टस वगैरह ये सब रहता है। तो अभी क्या है कि वर्ल्ड वाइड काफ़ी लोग वीगन लाइफस्टाइल एडॉप्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो बेसिकली क्या है कि जो भी लेदर जैकेट है, लेदर वॉलेट है, पर्स है, शूज़ है, बैग्स है, ठीक है, सो एनिमल से बने हुए कोई भी चीज़ का वो लोग यूज़ नहीं करते। इवन वो मिल्क भी कंज्यूम नहीं करते, पनीर भी नहीं खाते। ठीक है, एनिमल बेस्ड, ठीक है, ऐसी कोई भी चीज़ है जिससे एनिमल को हर्ट हो रहा है वो यूज नहीं करते वो लोग। ठीक है, सो इनका एक अच्छा कैटेगरी है, और ये जो वीगन लोग हैं इनका ग्रोविंग कैटेगरी है। तो इनके पास वो डिमांड डेफिनेटली, इनका जो वीगन लेदर और उसके जो प्रोडक्ट्स है, ठीक है, जो भी मैंने कहा कि वीगन लेदर जैकेट हो गया, पर्स हो गया, वॉलेट हो गया, शूज हो गया, बैग्स हो गया, ठीक है, तो इसका भी ग्रोविंग डिमांड है। ये आप एज अ शीट, वीगन लेदर का जो शीट है, ये आप अगर कोई मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, यूके में अगर कोई मैन्युफैक्चरर है, तो उसको आप एज अ ये शीट भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। या फिर आप ओपन मार्केट में इसके जो फिनिश प्रोडक्ट है, पर्स, वॉलेट, बैग्स, ये भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, और इसके अलावा इसमें मार्जिन भी अच्छा है। ठीक है, और ये इसका जो मैंने परसेंटेज, मैंने जो मार्केट मैंने स्टडी किया था वीगन लेदर का, ये काफ़ी अच्छे से ग्रो हो रहा है। ठीक है। ओके। ओके। हाँ। या अगला है कि सर, अगर प्याज बैन हो जाता है, ओनियन बैन हो जाता है, तो ओनियन पाउडर भी बैन होता है क्या? हाँ, देखो क्या है कि अनियन का एचएस कोड डिफरेंट है, अनियन पाउडर का एचएस कोड डिफरेंट है। तो डीजीएफटी की तरफ से जो भी नोटिफिकेशन आता है वो एचएस कोड के साथ आता है। ठीक है, तो अगर सिर्फ फ्रेश अनियन का एचएस कोड है तो सिर्फ वही बैन रहेगा। अगर अनियन पाउडर का एचएस कोड वो भी मेंशन किया तो फिर वो भी बैन होगा। ठीक है, बट नॉर्मली ऐसा काफी कम होता है। वो नॉर्मली फ्रेश अनियन ही बैन होता है कभी कभी। जस्ट वो क्या है कि सप्लाई चेन गवर्नमेंट उसका कंट्रोल करना चाहती है, क्योंकि अनियंस इंडियंस इंडिया में भी इसका कंजम्पशन काफी हाई है, इसलिए गवर्नमेंट थोड़ा इसका कंट्रोल करना चाहती है। ठीक है, बट अनियन पाउडर वो नोटिफिकेशन में रहेगा। अगर अनियन है, अनियन पाउडर है, अनियन या फिर अनियन बाय प्रोडक्ट है, अगर वो मेंशन किया है विथ एचएस कोड नोटिफिकेशन में, तो फिर बैन है वो। ओके। ओके। अगला है कि सर, मैं हैदराबाद से हूँ और मेरे शहर में कोई पोर्ट नहीं है, तो इंडिया की तो मेजोरिटी शहर में पोर्ट नहीं है, तो क्या हम इस इंडस्ट्री में आ सकते हैं क्या? डेफिनेटली आ सकते हो। अभी क्या है कि देखो जो भी मेजर सिटीज है, जैसे हैदराबाद हो गया, बैंगलोर हो गया, ठीक है, इंदौर हो गया, जयपुर हो गया, महाराष्ट्र में नागपुर हो गया, नासिक हो गया, पुणे हो गया, जयपुर, दिल्ली, ये जो मेजर सिटीज है ना, ये मैन्युफैक्चरिंग हब है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया है कि गवर्नमेंट ने यहाँ पर ड्राई पोर्ट्स बनाए हैं, जिसको आईसीडी भी कहा जाता है, इंग्लैंड कंटेनर डेपो। ठीक है, तो जो भी एक्टिविटी मेजर जो सी पोर्ट होते हैं, जैसे मुंद्रा पोर्ट हो गया, मुंबई पोर्ट हो गया, ठीक है, चेन्नई, वाइजैक, कलकत्ता पोर्ट हो गया, तो यहाँ पर जो भी कस्टम क्लियरेंस की एक्टिविटीज होती है, पोर्ट की एक्टिविटीज, ये सारी एक्टिविटीज आईसीडी में हो जाती है, ड्राई पोर्ट्स में हो जाती है। और ये जितने भी ड्राई पोर्ट्स है ये कनेक्टेड है मेजर सी पोर्ट के साथ वाया रेल। ठीक है, तो गवर्नमेंट का एक नवरत्न कंपनी है कॉनकॉर, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तो उनकी वो रेलवे लाइन है। ठीक है, तो जैसे नागपुर में मिहान है, आईसीडी मिहान है, तो आईसीडी मिहान कनेक्टेड है नवाशॉप और मुंबई के साथ बाय रेल। ठीक है, तो ठीक है, तो आपका जो भी एक्टिविटीज है वो सारा उधर ही हो जाएगा, मिहान पोर्ट पर ही हो जाएगा। मुंबई पोर्ट में क्या होगा कि
वो जो रेलवे ट्रैक है वहां से कंटेनर को उठा के शिप के बाजू में रख दिया जाएगा और फिर शिप के ऊपर ऑनबोर्ड कर दिया जाएगा। ठीक है। सो हैदराबाद ये तो काफ़ी ग्रोविंग और काफ़ी अच्छी सिटी है, यहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्री है। स्पेशली मेरे प्रोडक्ट से रिलेटेड तो काफ़ी इंडस्ट्री है हैदराबाद में। काफ़ी एक्सपोर्ट होता है हैदराबाद से। काफी होता है। यस, आईफोन किसी ने आपने क्वेश्चन था। यस। सर गुड इवनिंग सर, मैं प्रथम दास बोल रहा हूँ, भुवनेश्वर से बोल रहा हम्म। हूँ। एक्चुअली सर मैं कुछ चाइना से इंपोर्ट करना चाहता हूँ, मशीनरी इंपोर्ट करना चाहता हूँ। हम्म। तो उसको कैसा करना है? कौन सी मशीनरी है ये, बेसिकली क्या प्रोडक्ट एक्चुअली के लिए? एक्चुअली हाइड्रोलिक कोल्ड प्रेस ऑयल मशीन। कोल्ड प्रेस ऑयल मशीन। यस। डेफिनेटली अगर आपका एक्सपोर्ट का प्लान है तो ये आप मैंने सेशन में भी बताया था ईपीसीजी नहीं, लाइसेंस के बारे में। नहीं इंपोर्ट करना है चाइना से। नहीं नहीं नहीं, मैं वही बता रहा हूँ कि फिनिश गुड तो निकलेगा ना उससे, जो भी मशीनरी आप हाँ। इंपोर्ट कर रहे हो कुछ फिनिश गुड निकलेगा उससे। यस आप उसको यस। एक्सपोर्ट भी करोगे। हाँ। तो यस मैंने यस। आपको विद इन द अभी जो सेशन चल रहा था इसमें मैंने ईपीसीजी लाइसेंस के बारे में आपको बताया था, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। अच्छा अच्छा, तो ओके अंडर ओके। ईपीसीजी लाइसेंस अगर आप इंपोर्ट करते हो तो फिर आपको कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी कुछ भी देना नहीं पड़ेगा, जीएसटी भी देना नहीं पड़ेगा मशीन के ऊपर। ओके ठीक है। ओके, तो जो इसके भी लिए आप कोल्ड प्रेस ऑयल निकलेगा वो आपको एक्सपोर्ट शो करना है। ओके 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 ओके। अच्छा ठीक है, थैंक यू थैंक यू। ओके या। यस। सो अगला क्वेश्चन है कि वुड यू गाइड ऑन डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट्स प्रोडक्ट सप्लायर। आई थिंक 100% उसी पे ही हमारा प्रोग्राम है। सो कवर हो नो जाएगा डाउट हाँ। ऑन दैट। सो यस, आई थिंक बहुत क्वेश्चंस का गाइडेंस हमें आज शिवम सर ने लाइव दिया है, आपके सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पे गाइड किया है। जस्ट इमेजिन कि ये सेशंस ऐसे अगर 15 दिन सलग आपको मिल रहा है, फिर 3 वीक्स के लिए, तो आपको कितना नॉलेज मिलेगा, आपको कितना प्रैक्टिकल गाइडेंस मिलेगा, आपके मन में छोटी से छोटी जो भी डाउट्स है, कोई भी प्रोडक्ट के रिलेटेड हो, फिर उसके लाइसेंसेस हो, उसके बेनिफिट्स हो, आपको पूरा इन डेप्थ कोटेशन कैसे बनाना है, ड्यूटी ड्रॉबैक्स क्या होते हैं, सारी चीजें हम आपको इस प्रोग्राम में गाइड करेंगे। तो शुभम सर को बहुत इन डेप्थ नॉलेज है, कोई भी चीज के आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो। एंड सेशंस में सारे इंटरैक्टिव होते हैं, तो आप आपके अनम्यूट करके आप सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हो। सो मैं यही चाहता हूँ कि ये इंडस्ट्री में नॉलेज लेके आइए। ये इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग लॉस करते हैं या कुछ उनके साथ फ्रॉड हो जाता है, क्योंकि वो लैक ऑफ नॉलेज की वजह से वो सही तरीके नहीं जानते। अभी जैसे पिछला जो क्वेश्चन था कि आपको इंपोर्ट ड्यूटी मिल नहीं लगेगा, या अगर आपको एक्सपोर्ट करना है प्रोडक्ट का, तो ये ऐसे छोटी मोटी बहुत सारी चीजें हैं, इससे आपको बहुत अच्छा बेनिफिट हो सकता है। लैक ऑफ नॉलेज ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। आपके पेमेंट टर्म्स सिक्योर्ड नहीं, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोग शुरू करते हैं, दुबई में आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिल जाता है, आप शिपमेंट भेज देते हो और आपको लॉस हो जाता है, आपका पेमेंट क्लियर नहीं होता है। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, क्या जरूरी है, पेमेंट टर्म्स क्या जरूरी है, ये आपको पता नहीं होता है। तो हमारा काम क्या है, हम आपको सारे छोटी मोटी चीजें, क्योंकि हमने हजारों एक्सपोर्टर्स को क्रिएट किया है, उनके सारे क्वेश्चंस हमें पता है, उनको जब बिजनेस में जब आते हैं तो उनको क्या क्या ऑपरेशनल चैलेंजेस आते हैं, ये सारी चीजें हमें पता है। हमने ये ओवर द इयर्स हमने सब समझा है। तो ये सारा कलेक्टिव एक्सपीरियंस हम आपको इस 3 वीक्स के प्रोग्राम में गाइड करते हैं, तो जिससे आपको प्रॉफिट बढ़ने के चांसेस मैक्सिमम हो जाते हैं, आपके हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स बेचने के चांसेस मैक्सिमम हो जाते हैं, और आपका सही प्रोडक्ट सिलेक्शन हो, सही एक्सपोर्ट कंट्री सिलेक्शन हो, ये मैक्सिमम हो जाता है। तो ये बहुत बेनिफिशियल प्रोग्राम है, एंड इसमें आपको कोई भी अपसेलिंग नहीं है, कोई भी, आपको ये प्रोग्राम में ही आपको इन डेप्थ सब चीजें मिलने वाले हैं। तो जरूरी नहीं है कि आपको और कोई जैसे मैंने बहुत सारे हमारे पार्टिसिपेंट्स के टिपिकल क्वेश्चन होते हैं कि सर इससे हमें सब नॉलेज मिल जाएगा, तो यस, 100% यू विल गेट ऑल द क्वेश्चंस, ऑल द आंसर्स टू योर क्वेश्चंस। ये जो प्रोग्राम है हमारा शुरू हो रहा है सर, इस लास्ट एक दो क्वेश्चन, ये बिजनेस में ट्रैवल करना पड़ता है क्या, और दूसरा पेमेंट कौन से करेंसी में होता है हमें। आपका म्यूट है शायद। हाँ। हाँ, तो जहाँ तक ट्रैवलिंग की बात है, अगर आप मर्चेंट एक्सपोर्टर हो, ठीक है, सो बेसिकली मेरा क्या है कि मैं एल्यूमिनियम एक्सपोर्ट करता हूँ, मैं उड़ीसा से एक्सपोर्ट करता हूँ भुवनेश्वर में। तो ठीक है, फर्स्ट टाइम तो भी ट्रैवल करना पड़ेगा क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर है उस प्लांट विजिट करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा उसकी क्वालिटी क्या है, मशीनरी क्या है, लोग कैसे हैं, ये सब चेक करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि सप्लायर भी इंपोर्टर नहीं, बट आपको सप्लायर भी आपको फाइनल करना है, सब दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो जहाँ तक अगर अगर आपको बायर्स ढूंढना है
ठीक है, काफी लोग क्या करते हैं कि दुबई चले जाएंगे, श्रीलंका चले जाएंगे, वियतनाम चले जाएंगे, वहां पर बायर ढूंढते हैं। बट मैं सजेस्ट करूंगा कि आपने, सपोज जो आपकी कैटेगरी है, सपोज आपकी एग्रो प्रोडक्ट की कैटेगरी है, तो एग्रो प्रोडक्ट की कैटेगरी में जो भी इंटरनेशनल लेवल का एग्जीबिशन हो रहा है, ठीक है, तो आपने ऐसे एग्जीबिशन को आइडेंटिफाई करना चाहिए जहां पर बायर सेलर मीटअप हो रहा है। बायर सेलर मीटअप में क्या होता है कि काफी सारे ऐसे एक हॉल रहता है, कंपार्टमेंट्स रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट नेशनलिटीज के लोग वहां पर बैठे रहते हैं। अफ्रीकन कंट्रीज के रहेंगे, ठीक है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के रहेंगे, ठीक है, गल्फ कंट्री के रहेंगे, यूरोपियन कंट्रीज के रहेंगे। सो ट्रैवल, अगर आप एग्जीबिशन है और वहां पर बायर सेलर मीटअप हो रहा है, तो डेफिनेटली आपने ट्रैवल करना चाहिए। ठीक है, सो ट्रैवलिंग इन वन कंट्री, ठीक है, बेटर है कि आप एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करो कि जहां पर मोर देन 60 70 कंट्रीज के इंपोर्टर्स आ रहे हैं, वो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है। ओके ओके, यस, ग्रेट। एंड सर लास्ट की, वुमेन के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज है, क्या वुमेन इस बिजनेस में आ सकती है? डेफिनेटली, ये तो अभी जो लास्ट जो लेटेस्ट जो एक्सपोर्ट हुआ है उद्योग वर्धनी के लास्ट बैच में, जो वो हाउसवाइफ थी श्रद्धा बहुगुणा, ठीक है, उन्होंने 100% एडवांस में एक्सपोर्ट किया है। सो वुमेन के लिए काफ़ी अच्छा स्कोप है, और कुछ लाइक बेनिफिट्स रहते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। जैसे कुछ मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव स्कीम रहता है, जिसमें अगर आपको कुछ एग्जीबिशन में आपको पार्टिसिपेट करना, आपको स्टॉल लगाना है, ठीक है, सो अगर वुमेन ओनर है तो कुछ एग्जीबिशन में अप टू 95% तक रिफंड मिलता है। यानी जो भी स्टॉल का खर्चा है, तो अप टू 95, इन सम केसेस 100% भी मिलता है। ठीक है, वो डिपेंड ऑन द एग्जीबिशन। तो जितना भी सपोज 2 लाख रुपए स्टॉल का खर्चा है, तो पूरा 2 लाख रुपए भी आपको रिफंड मिल जाएगा। तो वुमेन्स के लिए भी काफ़ी स्कोप है। ठीक है। Okay, great, great. Yes. So yes, thank you so much, Shubham sir, for wonderful guidance. Thank you all participant for wonderful questions. And so is and sir, पेमेंट कौन से करेंसी में आता है हाँ, ये लास्ट? देखो, पेमेंट नॉर्मली तो डॉलर में ही होता है, बट यूरोपियन कंट्रीज के साथ आप डील करोगे तो यूरो में भी आ सकता है, यूके में पाउंड में भी आ सकता है, आईएनआर में भी हो सकता है। अगर आपको रशिया के साथ डील करना है, रशिया एक सैंक्शन कंट्री है, ठीक है, ईरान भी एक सैंक्शन कंट्री है। तो ईरान हो गया, रशिया हो गया, इसके साथ आप डॉलर में काम नहीं कर सकते हो, आप आईएनआर में काम करना पड़ेगा। ठीक है, नेपाल के साथ भी आप आईएनआर में भी काम कर सकते हो, डॉलर में भी काम कर सकते हो। ठीक है, तो मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल है इसके लिए, करेंसी के लिए। और सर यंग बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने आना चाहिए क्या इसमें? या डेफिनेटली, जितना आप कम एज से चालू करोगे उतना बेटर रहेगा, उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज रहेंगी। राइट। तो यस सर। काफ़ी मैंने देखा है कि 17 साल 18 साल के लड़कों ने भी स्टार्ट किया है, चलिए, सीखना स्टार्ट किया या। आप जरूर हमारे जो एलुमनाई है गोपाल सानप, उनका वीडियो देखिए। अगर आप, वो जब हमारे प्रोग्राम में आए थे तो वो 19 साल की उम्र में आए थे, और उन्होंने ड्यूरिंग द कोर्स उन्होंने ड्रॉप आउट कर लिया था। उन्होंने मतलब कोर्स, मतलब उन्होंने जो बीकॉम कर रहे थे उन्होंने बीकॉम ड्रॉप आउट कर लिया था। सो शुभम सर, आई विल कवर रिमेनिंग पार्ट ऑफ द क्वेश्चंस या रिलेटेड टू द कोर्स वगैरह। शैलेंद्र जी, आपने हैंड रेज किया है। विल टेक वन लास्ट हैंड रेज इफ या पॉसिबल। यस। हेलो शुभम जी। नमस्कार, हाँ। नमस्कार शैलेंद्र जी, बोलिए। देखिए, आई एम फ्रॉम यूपी लखनऊ। एक्चुअली आई लाइक टू नो कि जो एग्जीबिशंस होते हैं, इंटरनेशनली एग्जीबिशंस, उसमें इज देयर एनी रिलैक्सेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट? हाँ, अभी मैंने जो विमेंस के लिए बताया है कि अप टू 95% तक रहता है, मेंस के लिए भी रहता है, मेन के लिए भी रहता है। बट वो हाँ। सर्टेन एग्जीबिशन में ही रहता है, सारे एग्जीबिशन में नहीं रहता है। मेन के लिए अप टू 80% तक रहता है, अगर मेन ओनर है तो। अगर ओनर मेल है तो 80% तक रहता है। वुमेन अगर ओनर है तो 95 to 100% तक रहता है। बट वो डिपेंड ऑन सर्टन वो वैरी करता है, एग्जीबिशन टू एग्जीबिशन वैरी करता है। सारे एग्जीबिशन में नहीं मिलता है, बट कुछ पर्टिकुलर अपेडा के एग्जीबिशन रहेंगे तो उसमें रहेगा। अच्छा, कैन आई गेट एनी इंफॉर्मेशन दैट्स अदर कैटेगरी अदर कैटेगरी रिलेटिंग, मीन्स? मींस रिलेटिंग टू द स्क्रैप? स्क्रैप? या। स्क्रैप, देखो स्क्रैप क्या होता है, इंडिया में मोस्टली इंपोर्ट ही होता है। यस। स्क्रैप का एक्सपोर्ट में स्कोप नहीं है। स्क्रैप ये इंपोर्ट वाला प्रोडक्ट है, एल्यूमिनियम स्क्रैप, कॉपर स्क्रैप, आयरन जो भी है, ये इंडिया में इंपोर्ट ही होता है। स्क्रैप, इंडिया का जो स्क्रैप है जो, वो काफ़ी महंगा रहता है। हाँ। और वो क्या है कि, और जितने भी ये मेटल वाले जितने भी कंपनीज है, इनको कंटिन्यूस बेसिस पे वो स्क्रैप चाहिए, काफ़ी हेवी हाई क्वांटिटी में स्क्रैप चाहिए रिसाइकलिंग के लिए।
यस तो ये यस, तो इंपोर्ट ही होता है स्क्रैप। इम्पोर्ट ही होगा, बट इंडिया इज द लार्जेस्ट मार्केट इन इट, हाँ, स्क्रैप देखो ना। सबसे बड़ा इंपोर्टर है चाइना हाँ स्क्रैप हाँ, के लिए। आई चाइना सी। के बाद इंडिया है। सो मैक्सिमम स्क्रैप वेयर वी कैन गेट गल्फ और से भी इम्पोर्ट। आता है, अफ्रीका से भी आता है, यूरोप से भी आता है, यूएसए से भी आता है। बट वो डिपेंड, एल्यूमिनियम का अलग है, कॉपर का अलग है, आयरन का अलग है। आई सी। या थैंक यू, थैंक्स, थैंक यू। थैंक यू। Yes, yes, okay. So great. Thank you so much, Shubham ji, for wonderful guidance. I'll cover remaining course related questions. So बहुत अच्छा हमें सर ने गाइड किया है एंड बहुत आपके सबकी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है, तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द पार्टिसिपेंट्स। मैं कोर्स रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपको समझा देता हूँ एंड देन विल वाइंड अप टुडेस वेबिनार। थैंक यू सर, थैंक यू शुभम थैंक सर। यू, यस, मोस्ट वेलकम। या सो ये प्रोग्राम के लिए रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है, आप सबसे पहले आप गूगल पे उद्योग वर्धिनी सर्च कर सकते हो एंड जैसे ही आप उद्योग वर्धिनी सर्च करोगे तो आपको हमारा वेबसाइट दिखेगा। सो इफ यू सर्च उद्योग वर्धिनी ऑन गूगल, तो आपको हमारा वेबसाइट दिखेगा। आप इस वेबसाइट पे जाइए udyogvarni.com, यहाँ पे कोर्सेज पे ऊपर ही कोर्सेज का ऑप्शन आएगा, मोबाइल से आप देखोगे तो साइट से आएगा। कोर्सेज पे सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे सिलेक्ट कीजिए और ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रोग्राम के लिए रजिस्टर कीजिए। तो ये जो टू टू डेज का जो प्रोग्राम है, ये सॉरी ये 3 वीक्स का जो प्रोग्राम है, इसका जो नया बैच है ये 28 तारीख से शुरू हो रहा है। सो पूरा इन डेप्थ इस प्रोग्राम में आपको गाइडेंस मिलेगा एंड अलोंग विद सारे प्रैक्टिकल टिप्स आपको मिलेंगी और कम्युनिटी का आपको एक्सेस मिलेगा। सो इसका जो नया बैच है हमारा शुरू हो रहा है 28 तारीख से। शुभम राव सर आपको पूरा इन डेप्थ इस कोर्स में गाइड करेंगे। सो विद दिस मैं आपका वेबिनार यहाँ समाप्त करता हूँ, रनिंग अस लाइव। थैंक यू ऑल पार्टिसिपेंट्स एंड हाँ, मैंने जैसे कुछ बताया, हमारे एक पार्टिसिपेंट है जो गोपाल सानप जी, जो 30 साल की 19 साल की उम्र में उन्होंने शुरू किया था। आई थिंक मेरा लास्ट कॉन्वर्सेशन आधे में रह गया था, तो आप उनका जरूर वीडियो देखिए गोपाल जी का। तो वो कैसे इम्पोर्ट कर रहे हैं और कैसे उन्होंने एट द एज ऑफ 19 शुरू किया एंड आज बड़े स्केल पे काम कर रहे हैं, 200 कंटेनर का वो काम करते हैं एक सीजन में। तो आप जरूर उनका जर्नी देखिए गोपाल जी का। ये हमारे एलुमनाई बहुत बड़े स्केल पे आज काम कर रहे हैं, तो बहुत सारे हमारे एलुमनाइज का जर्नी आपको देखने मिलेगा हमारे इस उद्योग वर्धिनी के यूट्यूब चैनल पे। सो जरूर आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल। हमारा यही मिशन है, हम पिछले 30 सालों से लोगों को बिजनेस करना, बिजनेस ग्रो करने के रिलेटेड गाइड कर रहे हैं। आज तक हमने 75,000 एंटरप्रेन्योर्स गाइड किए। तो आई एम श्योर कि आपको आज के वेबिनार से भी बहुत वैल्यू मिला हो। अगर आपको इन डेप्थ इस कोर्स में समझना है, इस इंडस्ट्री में आपको सीरियसली बिजनेस शुरू करना है, तो ये प्रोग्राम आपके लिए वन स्टॉप शॉप है। जो हमारा जो नया बैच है हमारा 28 तारीख से शुरू हो रहा है। जो लोग अर्ली रजिस्टर कर रहे हैं, मतलब आज अगर आप रजिस्टर करते हो आज और कल में, तो हम आपको इस प्रोग्राम का जो लास्ट बैच है उसका रिकॉर्डिंग एक्सेस शेयर कर देते हैं अर्ली। सो फिर उससे आप रिकॉर्डिंग्स देख पहले ही देख सकते हो, रेडी रह सकते हो। और जब 28 तारीख से लाइव शुरू होगा तो आपको और क्लैरिटी रहेगी, आपके मन में और शायद क्वेश्चंस रहेंगे, आपको और रिसर्च आपका प्रिपेयर्ड रहेगा। तो जो लोग आज और कल ये 2 दिन में अगर दरमियान में अगर आप रजिस्टर करते हो, तो हम आपको एडवांस में रिकॉर्डिंग शेयर करते हैं। ऑफ कोर्स जो आपका बैच होगा उसका रिकॉर्डिंग तो शेयर करते ही है, बट हम आपको प्रीवियस बैच का भी रिकॉर्डिंग शेयर करते हैं। सो दैट अगर आपको और क्लैरिटी रह जाए, आप जब लाइव जुड़ते हो तो आपके मन में और क्वेश्चंस आ सकते हैं या आपके और बेस आपका पक्का हो सकता है। तो वो बेनिफिट मैं आपको आज दे सकता हूँ अगर आप इस प्रोग्राम के लिए आज रजिस्टर करते हो, तो आज और कल में। तो 28 तारीख से हमारा इस कोर्स शुरू हो रहा है एंड ये जो प्रोग्राम है वहां से आगे 3 वीक्स हर रोज लाइव ऑनलाइन होगा इवनिंग में 8 to 9:30। इस ये कोर्स का टाइमिंग है, रात को 8 से 9:30 के बीच में प्रोग्राम पूरा लाइव होता है। यस सतीश जी, आपका कोई क्वेश्चन है? हाँ जी सर, मैं आज आज ही आप लोगों का इंस्टीट्यूट का पता चला। मैं सुबह से देख रहा था उद्योग वर्धिनी में। और ओके। मैं एक रिटायर्ड एम्प्लॉय हूँ सर, गवर्नमेंट सर्वेंट। मैं यस। मैं 1 ईयर हो गया रिटायर होके। मैं ढूंढ रहा हूँ क्या करना। डिहाइड्रेशन का भी सोचा था अभी। आप सुबह से आपका ये वेबसाइट से पता चला आप ऑफलाइन भी दे रही है सेम कोर्स। हाँ, ऑफलाइन ये जो प्रोग्राम होता है वो 6 मंथ्स में एक बार होता है हमारा। हाँ ऑफलाइन सर। में हम ये प्रोग्राम के साथ हम आपको पोर्ट विजिट कराते हैं।
एक जी पोर्ट विजिट होता है, तो वो 6 मंथ्स में एक बार होता है। तो हमारा सर। जो अभी लास्ट। सर अभी यस। ऑनलाइन में पोर्ट विजिट का कुछ वन डे सेशन ऐसा रहेगा क्या? नहीं नहीं, ये प्रोग्राम में पोर्ट विजिट नहीं होता है ऑनलाइन में, ये पूरा 3 वीक्स का लाइव ऑनलाइन होता है। बेसिकली वो पोर्ट विजिट के लिए, मतलब वो जो प्रोग्राम का जो होता है ना 2 डेज का, उसमें हाँ ऑलरेडी जो लोग एक्सपोर्ट में कुछ कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनके लिए हाँ वो ज्यादा बेनिफिशियल होता है। अगर आप स्टार्टर हो तो आपके लिए ये प्रोग्राम से ही आपको इन डेप्थ पूरा गाइड मिलेगा। यस। जी सर। तो लाइव होता है, आपके सारे हाँ, डाउट क्लियर होते हैं। जो हमारे एल्यूमनाइज उनकी जो जर्नी है, वो सारे हमारे वो ये प्रोग्राम से ही आए हैं, इतने सब बड़े स्केल पे पहुंचे हैं। सर आप एनकरेज करते हैं मुझे, अभी 61 पे हूँ मैं, ईयर एज। सर डेफिनेटली सर, मतलब लेट कर मी सकता जस्ट। हूँ, कर सकते क्या है? डेफिनेटली सर, अगर आप में इच्छा है तो जरूर हाँ जी। कीजिए सर। हमने एक प्रोग्राम, एक बार हमारा एक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है। आप ये जो हमारा प्रोग्राम है, एक बार हमने इसका बैच लिया था ओनली फॉर द रिटायर्ड प्रोफेशनल, जो ओ, रिटायर्ड हो गए बट अभी उनको आगे का रास्ता नहीं है, क्या बिजनेस करे क्या नहीं, उनके लिए हमने किया था। तो बहुत अच्छा सक्सेस है। इनफैक्ट एज इज नॉट द बैरियर। सर ओके। हमारे पास एट द एज ऑफ 85 एक ने हमारे से स्टॉक मार्केट का ट्रेनिंग लिया था, स्टॉक मार्केट। तो एट द एज ऑफ 85 भी वो उन्होंने वो सीखा और उसमें काम किया। तो एज इज हाँ नॉट द बैरियर, यू स्टिल हैव अ लॉन्ग वे टू गो। एंड जी एंड आप रादर बेनिफिट क्या है कि आपके पास इतना 30-40 साल का अनुभव है। जी सर। अनुभव आपको इसमें अभी लाना है, इस इंडस्ट्री में लाना है। एंड आप कोई पार्टनर के साथ शुरू कीजिए। कुछ काम अगर आपको फील्ड पे जाना है या ये सब चीजें हैं, तो कुछ जी आप पार्टनर के साथ कीजिए, तो डेफिनेटली एडवाइजेबल है। इट्स नॉट एन इश्यू एट ऑल। आप एंड हमारे व्हाट? चैनल ना, यूट्यूब चैनल, तो आपको हाँ अभी एक हमारे चैनल पे राज तलरेजा नाम से एक एल्यूमना है हमारे, आप उनका वीडियो देखिए। वो एक्सपोर्ट में नहीं है, बट वो हाँ इसमें है, रियल एस्टेट में काम करते हैं। वो हमारे जी। पास जब आए थे तो कुछ तो भी 45 एज था पूरे। ओ, इसमें लोन में वो पूरे भरे हुए थे, मतलब पूरा लोन था उन पे बहुत ज्यादा। पर जी 45 एज में उन्होंने वो कोर्स किया हमारा, और आज उनका जर्नी बहुत बड़ा है। मतलब आज वो 40-50 करोड़ के मालिक हो चुके हैं। तो डोंट वरी हाँ। अबाउट इट, लाइक सर एडवाइस। वन वन लास्ट स्मॉल, यस। ये मेटल एक्सपोर्ट में हैदराबाद में सोर्स अवेलेबल है, रिसोर्सेस ज़्यादा है, फैक्ट्रीज है। सो हाँ हाँ। इन्वेस्टमेंट कितना रखना करना पड़ेगा सर, सो लैक्स? अभी अभी देखो वन। सर, अगर आप ये कर रहे हो, किसी से ले रहे हो, और हाँ आपके पेमेंट टर्म सिक्योर्ड है, आप 100% एडवांस पे कर रहे हो, तो कोई जरूरत नहीं है। अभी जैसे मैंने हमारे एल्यूमनाई का एग्जांपल दिया, जो हमारे एक एल्यूमनाई है जो हाँ एक्सपोर्ट मेटल्स में काम कर रहे हैं, उन्होंने 100% इम्पोर्ट में काम किया। ओके। हेलियम टेक्नोलॉजीज, हेलियम प्राइवेट लिमिटेड नाम से 100% एक्सपोर्ट में, इम्पोर्ट पेमेंट टर्म्स पे एडवांस पे काम किया। तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगा उनको उसके लिए। तो नॉट नेसेसरी कि आपको इन्वेस्टमेंट लगेगा ही, बट इस पे हम आपको कोर्स में इन डेप्थ गाइड करेंगे कि कैसे करना सपोज है। मैं हैव टू परचेज फ्रॉम सम फैक्ट्री एंड हम्म। मुझे इधर 100% एडवांस मिलेगा, सो वो डील मैं आपको फैक्ट्री से हाँ, करना पड़ेगा? हाँ बायर, हाँ बायर से आपको पूरा मिलेगा। फैक्ट्री से आपको लेके आपके पैकेजिंग, आपको जैसे पैकेजिंग स्पेसिफिकेशन चाहिए वैसे करके आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। ठीक। तो वो तो बायर, फैक्ट्री बायर्स को तो पे करना पड़ेगा मेरा इससे? हाँ, बट नहीं ना, मैं वही बोल रहा हूँ ना, एडवांस आपको पहले ही मिल जाता ना इम्पोर्ट आपके बायर से। नो, नॉट फ्रॉम अदर कंट्री बायर। इम्पोर्टर, हाँ जो इम्पोर्टर है वो आपको एडवांस पहले ही देगा। देगा? अच्छा, हाँ पहले देगा बिफोर। हाँ, सो और फिर वही एडवांस आपको आगे घुमाना ओके। है। यस। श्रद्धा जी थैंक यू ने थैंक उसी तरीके से किया। यस। अच्छा सर, एक यू। क्वेश्चन है, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। हाँ हाँ ये बेसिकली आपके जो कोर्सेज हैं, ये हाँ इस पे हमें पूरी जो क्या नाम है इंफॉर्मेशंस तो आई विल गेट, बट द सर्टिफिकेशन हाँ जो भी हमारे एक्सपोर्ट के लिए लगने वाले हैं सर्टिफिकेट्स, दैट वी विल गेट और नॉट? हाँ, इस कोर्स में हम आपको पूरा गाइड करेंगे ना, कौन सा एक्सपोर्ट के लिए कौन सा सर्टिफिकेट लगता है, वो कैसे मिला है। वो पोर्टल्स में हम आपको लाइव रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी गाइड करते हैं। नहीं,
नहीं, एक्सपोर्ट के लिए जो ये आई कोड जानना होता चाह है। रहा हूँ बेसिकली। बेसिकली सपोज जैसे आपकी हेलो। वट एवर विल बी द कोर्स फीस। हेलो। हाँ, यस यस। क्या वट क्वेश्चन था एवर, आपका? मैं कह रहा हूँ वट एवर विल बी द कोर्स फी, जो कोर्स फी है आपकी उसमें सर्टिफिकेट्स ऑलरेडी इंक्लूडेड है या उसके नहीं लिए सर, नहीं। अलग से? वो प्रोसेस हम आपको गाइड करते हैं। अभी सर्टिफिकेट इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वैरी करते हैं। आपका आई कौन सी। सा इंडस्ट्री है उसके लिए अलग सर्टिफिकेट लगता है आपका। तो उसकी जो प्रोसेस है हम आपको गाइड करते हैं इस कोर्स में। वो हाँ। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस तो वो आपका ही करना है, मतलब उसका जो फीस है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, वो आपको ही करना है। इस कोर्स अच्छा, में वो हम हम नहीं आपको ये कर। सर्टिफिकेट देंगे, उद्योग वर्धिनी का ये सर्टिफिकेट देंगे। अच्छा, अच्छा। चलिए, थैंक्स अलॉट। आप हमें थैंक अपडेट यू। दे दीजिएगा जो भी वट एवर विल बी द कोर्स फी। यस यस, ये प्रोग्राम का जो फीस है 7200 है। एंड जो जो नया बैच है 28 तारीख से शुरू हो रहा है, आपको ऑनलाइन ही पेमेंट करना है। आपका नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, सिटी डिटेल्स डाल के रजिस्टर हाँ नाउ हाँ। पे क्लिक कीजिए और आपके सामने पेमेंट मेथड आ जाएंगे। तो यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, सारे माध्यम से आप पे कर सकते हो। सो ओके। अभी बेनिफिट यही है, इफ यू रजिस्टर टुडे और टुमारो, अगर ये हाँ दो हाँ। दिन में करते हो तो हम आपको पिछले कोर्स का रिकॉर्डिंग भी हम आपको शेयर करते हैं। तो उससे ओके। आप रिकॉर्डिंग देख के वेल प्रिपेयर्ड रहोगे। जब कोर्स में लाइव जुड़ोगे 28 तारीख से, तो और आपके डाउट्स हायर लेवल के रहेंगे। यस आई सी। यस। चलिए, ओके। थैंक्स सर। व्हाट्स गुड नेम सर? माय नेम है श्रीराम। श्री राम। चलिए, श्री राम साहब। थैंक ओके, यू। थैंक्स थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू ऑल पार्टिसिपेंट्स फॉर जॉइनिंग अस लाइव। यस साई शरण, आपका कोई क्वेश्चन है? यस। यस सर। सर आई वांट टू आस्क दैट, जो आप बोल रहे हो कि रिकॉर्डिंग पिछले कोर्स की मिलेगी, वो पिछले जो 3 वीक्स का कोर्स है उसकी कंप्लीट रिकॉर्डिंग मिल जाएगी? यस यस, कंप्लीट रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू जी। यस, ये मतलब ये आज और कल रजिस्टर करेंगे तो मिलेगा। और अदरवाइज हम आपका जब बैच शुरू होता है तो वो बैच का तो रिकॉर्डिंग हम आपको शेयर करते ही है, आपके जो बैच है वो लाइव का। सर अगर हम थोड़ी सी टोकन मनी देकर एक बार सीट बुक करवा लें तो हो सकता है? नहीं सर, यू नहीं, रिकॉर्डिंग हम आपको शेयर करें तो यू हैव टू पे फुल फीस। एक्चुअली आई हैव सम फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स दैट, इसलिए हम पूछ रहा था कि अगर एक दो So अगले there हफ्ते is तक। no token amount for this. You will have to pay full fees. So you can pay by credit card, or you can arrange through some other sources. But yes, there is no token fee on this. You have to pay 100%, 7200. ठीक है सर। सर कल तक मैं अपने आप वेबसाइट से कर सकता हूँ रजिस्टर? यस यस, वेबसाइट पे जाके ही आपको पेमेंट करना है डायरेक्टली। ठीक है सर। सर कल तक फिर देखता हूँ मैं। श्योर। थैंक्स। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। बीके राजेंद्र, आपको कोई क्वेश्चन है? सर एक्चुअली क्या है कि डिहाइड्रेशन वाले कोर्स के लिए मैंने फीस जमा करवा दी ओके ओके और मुझे ये वाला कोर्स बहुत अच्छा लग रहा है, तो अब कैसे क्या करें? ओके ओके। सो देखो, हमारा डिहाइड्रेशन कोर्स एवरी मंथ होता है। ये कोर्स भी एवरी 1.5 मंथ में हम शुरू करते हैं। तो दोनों कोर्स हमारे चलते हैं। टाइमिंग आपके क्लैश होंगे। डिहाइड्रेशन कोर्स भी हमारा आई थिंक 27 तारीख से 7। शुरू हो रहा है। जी 27 से जी शुरू हो रहा है और ये 28 से शुरू हो रहा है, तो टाइमिंग क्लैश होगा अभी। जी। आप डिसाइड करो सर। मतलब बोथ कोर्सेस आर डिफरेंट। मतलब देखो, एक्सपोर्ट डिहाइड्रेशन से आपको प्रोडक्ट मेकिंग पे, प्रोडक्ट रिलेटेड आपको गाइडेंस मिलेगा। इससे आपको वो एक्सपोर्ट कैसे करना है इसका गाइडेंस मिलेगा। तो मैं जी तो सलाह आपको ये दूंगा कि पहले आप, अगर आपको डिहाइड्रेशन ही प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना है, तो पहले आप डिहाइड्रेशन सीख लीजिए और फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीख लीजिए। और फिर और हाँ, और अगर आपको और अगर आप अभी रजिस्टर करते हो इसके लिए, तो आज का जी आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। आप लाइव बैच, अगली बैच ज्वाइन कर सकते हो, मतलब एक्सपोर्ट की अगली बैच ज्वाइन कर सकते हो। तो वैसा भी ठीक। आपको ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, तो वैसे ये नेक्स्ट टाइम कब होगा? नेक्स्ट मंथ होगा ये? ये हमारा सर फेब्रुवरी एंड में होगा, नहीं तो मार्च में होगा इसका हमारा अगला बैच। ठीक है, डन सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक्स। थैंक थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू सर। यू। थैंक सर। यू। हाँ। हाँ सर, मेरा भी यही इश्यू है सर। मैं पहले डिहाइड्रेशन का लेना चाह रहा हूँ। सो ओके ओके अभी ये फ्री था इसलिए मैं सुना ये सेशन, ओके ओके, एंड ठीक है। आफ्टरवर्ड्स आई विल टेक डिसीजन सर।
आफ्टर ठीक है, गेटिंग इनटू डिहाइड्रेशन. ठीक है, ठीक है, नो वरीज. दैट्स थैंक यू योर सर. योर डिसीजन. यस, थैंक यू, थैंक थैंक यू. यू. ओके, सो यस, थैंक यू सो मच ऑल पार्टिसिपेंट. थैंक यू. आई होप आपको इस वेबिनार से बहुत इंफॉर्मेशन मिला हो, आपके बहुत सारे क्वेरीज क्लियर हुए हो. हमारा जो नया बैच है 28 तारीख से शुरू हो रहा है. इस प्रोग्राम का ड्यूरेशन है 3 वीक्स एंड फीस है 7,200. So thank you and have a good night. Thanks everyone.